बाजार में है आज अच्छी रिकवरी का दिन। उतार चढ़ाव के बीच मजबूती के साथ होता हुआ कारोबार 17,100 के ऊपर टिकता हुआ निफ्टी। बाकी 1.5 घंटे बचे हुए जो है उसमें कैसा रहेगा बाजार, कैसी होगी आज की क्लोजिंग और क्या करें कल की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सुस्त शुरुआत के बाद दमदार रिकवरी और उस रिकवरी को बाजार होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो सवाल यही बनता है कि क्या आखिरी 1.5 घंटे में और रिकवरी बढ़ेगी या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है। पर बताएं सर, इस सब के पहले इस सब की बड़ी बात। बिल्कुल दीप, जैसा कि उम्मीद थी शुरुआती 15 मिनट बाजार के लिए क्रूशियल होंगे और जो कुछ भी बिकवाली होनी है या जो कुछ भी उतार चढ़ाव और जो कुछ भी एक्शन होना है वो होने के बाद बाजार अपनी बेस ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसा होता दिखा है। शानदार रिकवरी होकर दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 17,135 पर सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी। लेकिन निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे तो करीबन 250 पॉइंट, नहीं माफ कीजिएगा, 350 पॉइंट की रिकवरी है, जो कि 2% की रिकवरी निचले स्तरों से आपको निफ्टी में दिखेगी। और बैंक निफ्टी भी करीबन 1000 पॉइंट रिकवर होता हुआ 3% की रिकवरी निचले स्तरों से आपको निफ्टी में दिखेगी। और बैंक निफ्टी भी करीबन 1000 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिन के हाई पॉइंट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त आपके लिए। तो ये बड़ा एक्शन आपके लिए होता हुआ दिख रहा है आपको। जो कुछ भी रिकवरी है उसमें आप देख सकते हैं आईटी, मेटल, फाइनेंस, बैंक और इंफ्रा शेयरों से सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। जो कमजोर है वो रियल एस्टेट है, फार्मा है, एफएमसीजी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी पूरी तरह से रिकवरी आनी बाकी है। जो रिकवरी है वो दिग्गजों में। डाउ फ्यूचर्स सुबह 250 पॉइंट ऊपर थे, अब 250 पॉइंट ऊपर है। तो डाउ फ्यूचर्स में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तेजी बन रही हो, इनफैक्ट अब 150 पॉइंट ही ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद हमारे बाजार मजबूत है और यूरोप भी हमें सहारा दे रहा है। 1% के आसपास की तेजी है। उस लिहाज से देखेंगे तो हम तो 2-3% ही मजबूत है। तो ऐसा नहीं कि हम अकेले कुछ जरूरत से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बाकी बाजारों का भी यही हाल है। रिकवरी ग्लोबल मार्केट्स में सब जगह आपको देखने को मिल रही है। जी दीदी। तो ये है आपके लिए ग्लोबल मार्केट और भारतीय बाजार को भी एक्शन। तो सर यही सवाल बनता है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी रिकवरी हुई है और बाजार ने फिर लेवल्स होल्ड करे हैं, तो क्या आखिरी 1.5 घंटे में थोड़ा एक्शन और बढ़ते हुए समझे, या फिर अब मुनाफा भी वसूल सकते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भी एक्शन कहीं जरूरत है क्योंकि इतनी आदत नहीं है देखने की, जरूरत से ज्यादा। वैसे देखेंगे अगर नीचे से देखें तो, हाँ नीचे से देखेंगे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अदरवाइज वैसे 125 पॉइंट ज्यादा नहीं होते, 250 पॉइंट बैंक निफ्टी पर ज्यादा नहीं होते, लेकिन निचले स्तरों से भी गिनना चाहिए और पूरी तेजी स्क्रीन पर बनी। तो पहली चीज तो ये कि जो बैंक निफ्टी पर हमने खरीदारी करने की राय दी थी, वो राय के हिसाब से आप देखिए 36,300। हाँ, टारगेट आई एम श्योर उसके बेहद करीब होंगे हम, अगर हिट नहीं भी हुए तो निफ्टी में जो बैंक निफ्टी में 36,300 इस वक्त लेवल है। ये हमारा जो टारगेट था 36,225 का स्पॉट लेवल का, 36,350 दूसरा था, उसके बेहद नजदीक है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। अब कम से कम आप इतना कर लें कि जो स्टॉप लॉस है आपका वो 36,100 पर ले आए। अब इस स्टॉप लॉस को 36,100 पर ले आए ताकि आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड नुकसान में ना हो। जो कॉल ऑप्शन हमने दिए थे 36,400 के, 230 माफ कीजिए 230-240 के आसपास, 300, 400 और 500 रुपये के टारगेट दिए। आई एम श्योर 400 रुपये के आसपास तो ट्रेड कर ही रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 36,300 पर पहुंच चुके हैं। अगर आप देख पाएँ तो 36,400 का कॉल ऑप्शन, तो वहाँ पर भी आप आराम से प्रॉफिट बुक करते चले धीमे धीमे और तो थोड़ा मुनाफा बुक कर लें या फिर ट्रेल कर लें। हाँ, नहीं थोड़ा मुनाफा ऊपर के। देखिए अभी जो दीप दिख रहा है आज के लिए 17,200, 17,275 की रेंज में जाकर रुक जाएंगे। तो 17,175, 17,200 के आसपास से प्रॉफिट थोड़ी बुक करना शुरू कर देनी चाहिए। और आपकी एंट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है तो अभी भी करें या फिर ट्रेल तो कर ही लें कम से कम, क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी रहेगी, खत्म नहीं होने वाली, वो ध्यान में रखिए, बस इतना ही। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स का एक्शन है इस समय। और यूजुअली सर हमें दिखता भी है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे थोड़ी मुनाफा वसूली भी बाजार आपको दिखाते ही हैं। पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने का भरोसा नहीं रहता है, तो थोड़ा एक्शन वहां से आ रहा है। 36,400 की कॉल सर, हाई इसने बनाया है आज का 350 का। 350, तो 300 वाला टारगेट हासिल हुआ, 400 वाला दूसरा था, उसके बीच में 350 का हाई बना है। ठीक है, ट्रेल करते चले आप। ट्रेल करते चले। तो चलिए, आपने अगर बैंक निफ्टी में अनिल जी की राय ली थी, खरीदारी करी थी, तो पहला टारगेट हिट, दूसरे टारगेट के बेहद करीब। थोड़ा मुनाफा वसूलना चाहे वसूल सकते हैं, और कॉल ऑप्शन भी मुनाफा वसूलना है तो वसूल लीजिए, वरना स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करें। लेवल्स रिस्पेक्ट करना जरूरी है इस बाजार में। आइए जानें कुछ आने वाले दिनों के अहम इवेंट्स और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स भी। मानसी, वरुण दोनों हैं तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज एक तो कोल इंडिया अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने जा रही है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा जील, इन्वेस्को वर्सेस जील मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। 2 बजे के बाद कभी भी ये सुनवाई हो सकती है, तो इस पर भी फोकस रहेगा। कल 30 नवंबर के दिन इंडिया Q2 GDP के आंकड़े आने वाले हैं। साथ ही स्टार हेल्थ इंश्योरेंस IPO
30 नवंबर यानी कल से लेकर 2 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड जिसका 870 to 900 पर शेयर है। गो फैशन इंडिया की लिस्टिंग कल होने जा रही है। 655 रुपए से 690 रुपए इसकी प्राइस बैंड थी। 1 दिसंबर के दिन यानी बुधवार के दिन नवंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। MSCI में बदलाव जो है वो 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। वहीं 1 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR जो है वो जरूरी होता हुआ दिखेगा। टेगा इंडस्ट्रीज का IPO 1 दिसंबर यानी बुधवार से लेकर 3 दिसंबर शुक्रवार के बीच खुलेगा। प्राइस बैंड जिसका 443 से 453 रुपए का तय किया गया है। और साथ ही हटसन एग्रो पर भी नजर रखे। बोर्ड बैठक करने जा रही है। कंपनी एक तो पूंजी जुटाने को लेकर विचार करेंगे और साथ ही तेलंगाना में आइसक्रीम प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो इसके चलते फोकस में रहेगा। तो ये है आपके लिए इस समय कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर। आइसक्रीम की कुछ बात बोले थे हमने, कहाँ मिल रही है सर? हटसन एग्रो ये एक बोर्ड मीट कर रहे हैं और साथ ही तेलंगाना में आइसक्रीम प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। ओके विंटर्स में आइसक्रीम प्लांट। तो मानसी को प्लांट विजिट के लिए भेजा जाए? बिल्कुल सर। अरे मानसी, मतलब यहीं आप कहाँ हैदराबाद जाएंगे? इतना आइसक्रीम महंगी पड़ेगी। ओके, तो चलिए ये खबरों वाले शेयर ट्रिगर्स हैं आपके जी। ओके वरुण बताइए खबरों वाले शेयर जी। ओके तो अनिल जी, सबसे पहले तो येस बैंक को लेकर हमने कुछ देर पहले जो एक्सक्लूसिव खबर दी कि जांच एजेंसीज ने जांच में खुलासा किया है कि होलसेल बैंकिंग हेड आशीष अग्रवाल को छुट्टी पे भेजा गया है। येस बैंक केस में ईडी की चार्जशीट में आशीष अग्रवाल का नाम आया है और आशीष अग्रवाल ने बतौर चीफ क्रेडिट रिस्क ऑफिसर लोन पास किए थे। मंजूर किए 71 लोन जो है वो NPA पाए गए, जिसकी रकम करीब 32,000 करोड़ के आसपास आती है। ईडी ने माना है कि अग्रवाल ने जिम्मेदारी जो है ठीक से नहीं निभाई है और ईडी ने पाया कि अग्रवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग में एक तरफ से मदद की है और हाल ही में CBI और ईडी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लंबी पूछताछ जो है वो आशीष अग्रवाल से हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि इस कंपनी ने एक डिस्क्लोजर दिया है कि LIC इस कंपनी में हिस्सा जो है वो बढ़ा सकती है। 4.96% फिलहाल है, 9.99% तक लेके जा सकती है। दरअसल RBI ने LIC को हिस्सा बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कुछ और खबरें जो हमने आपको सबसे पहले बताई, JK पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर के लिए अच्छी खबर आई है। यहाँ पे DGTR ने अनकोटेड कॉपियर पेपर पे समीक्षा जांच जो है वो पूरी कर ली है और अनकोटेड कॉपियर पेपर पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो जारी रखने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा कजारिया सिरेमिक्स, सोमानी सिरेमिक्स के लिए अच्छी खबर आई है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि चीन से टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो जारी रखने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एशियन पेंट्स क्षमता विस्तार के लिए गुजरात सरकार के साथ इस कंपनी ने करार किया है। तो एक अच्छी खबर इसके लिए, क्षमता विस्तार के लिए करीब 960 करोड़ के आसपास का निवेश जो है ये कंपनी करने वाली है। मैन इंफ्रा सब्सिडरी मुंबई में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो बनाने वाली है। इसके अलावा मैन इंडस्ट्रीज इसको 325 करोड़ का ऑर्डर मिला है। शेवियोट बायबैक पर विचार करने वाली है। 4 तारीख को बोर्ड की बैठक है। गुजरात एल्कलीज ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड जो है उसके लिए इस कंपनी को BIS लाइसेंस मिला है। देश में एकमात्र कंपनी है जिसको इस प्रोडक्ट के लिए BIS लाइसेंस मिला है। शक्ति पंप्स EV कारोबार के लिए सब्सिडरी का गठन इस कंपनी ने किया है। SBI केपरी ग्लोबल के साथ इस कंपनी ने एक MOU साइन किया है। MSME लेंडिंग के लिए तेजी से लोन देने के लिए MOU साइन किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने मेट्रो बस ट्रैवल के लिए ट्रांजिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया है और एक ब्लॉक डील इंडियन मोटर्स में 10 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम खबरों वाले शेयर जहां पर एक्शन है भरपूर आज के सेशन में। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। बिगुल क्लोजिंग शो का हमेशा की तरह पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। वागले साहब गुड आफ्टरनून, बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मेरा नवीन फ्लोरिन में बाय कॉल है। 3600 का लेवल एकदम कंफर्टेबली इसने निकाला है ये माहौल में और मुझे लगता है ये बाउंस बैक जो ये कंटिन्यू होगा। अभी 3621 का भाव है, यहाँ पर बाय करें। एक 10 रुपए की बाइंग रेंज रखे। 3591 या 90 का आपका स्टॉप लॉस होगा। लगभग एक 30-35 रुपए की रिस्क होगी। मुझे लगता है ये 3720 3730 तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ से 100 रुपये अपसाइड, आपकी डाउन साइड 25 से 30 रुपये होगी। ये है आपके लिए नवीन फ्लोरिन में खरीदारी करने के राय वागले साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, कुछ और पिक्स आए उससे पहले एक बार जल्दी से आशीष सर से पूछ लें उनकी बाजार पर कोई स्ट्रेटेजी, स्प्रेड या फिर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है, बताएं सर।
अनिल जी देखिए, बाजार पे जैसे हमने फ्राइडे बात की थी कि 17,000 के आसपास मतलब बेचने वाला नहीं है। आज एक थोड़ा सा पैनिक आया अनिल जी, लेकिन उसके बाद आके खड़ा हो गया। तो मेरा मानना है अनिल जी, ये पैनिक बॉटम टेम्परेरीली या शायद थोड़ा सा लंबा भी बन गया। बट अनिल जी 16,500 16,600 ये एक लास्ट रिजॉर्ट होगा। अगर बाई चांस ये टूट गया तो अनिल जी फिर तो आप भी शायद किसी दिन बोलेंगे मार्केट तो गए हो। तो मतलब वो आखिरी रिजॉर्ट है। बट मार्केट में अनिल जी सेम्बलेंस आई है, लेकिन अभी भी सेल एट राइज है। तो अनिल जी लेकिन ये इस रेंज में रहेगा, तो इसी रेंज के अंदर काम करना है और मार्केट बढ़ेगा। एक तो हमने फ्राइडे को जाते हुए बुल स्प्रेड दिया था अनिल जी 17,100 की कॉल लेनी, 17,300 की आपने लिखी थी, आपको याद नहीं रही होगी। लेकिन उसमें अनिल जी वो 22-23 रुपए में बनी थी, अभी वो 40-42 रुपए में है। अनिल जी मैं अभी फिर बोल रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये जो रिकवरी है ये 17,300-400 तक ले जा सकती है मार्केट को। बनाया था उसको तो फायदा आज रहेगा शायद 40-42 में। आज में मुझे दे रहा हूँ कि 17,100 17,300 का बना लीजिए, 42 रुपए लगा दीजिए। ऑलरेडी 23 रुपए इनकम नहीं है क्योंकि 17,100 ले हैं। सर माफ कीजिएगा, आपके पास दोबारा आते हैं। आपके ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, तो ऑडियो ठीक करके फिर आशु सर से दोबारा उनकी राय लेंगे। बट पॉइंट है कि शायद शॉर्ट टर्म के लिए एक बॉटम जरूर बाजार ने बना दिया और थोड़ी स्टेबिलिटी के साइंस भी आपको आते हुए दिखेंगे। आइए कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। वागले साहब ने कहा नवीन फ्लोरिन खरीदिए, टाटा केमिकल्स पर भी रखिए नजर, यहां पर भी एक्शन आ रहा है। कुछ नई एक्विजिशन की तैयारी में कंपनी, ऐसी खबरें भी सुबह आती हुई दिख रही थी। कुणाल जी गुड आफ्टरनून सर, टाटा केमिकल्स पर जरा अपनी राय दें। दीपांशु, जिस तरह का चार्ट है टाटा केमिकल्स का, हमने स्टॉक में भी एक करेक्शन देखा, लेकिन अब करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है। एक मेजर सपोर्ट के आसपास से आज इसमें एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है। अगर आज क्लोजिंग बेसिस पर यह स्टॉक यहीं बंद हो जाता है जहां फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो कैंडलस्टिक चार्ट्स पर एक पैटर्न बनेगा जिसको बुलिश हरमी पैटर्न कहा जाता है। और इस पैटर्न के बनने के बाद पूरी उम्मीद है कि आपको एक अच्छा पुल बैक देखने को मिले। तो आज के क्लोज का इंतजार करें। अगर यहीं पर 972 के आसपास बंद होता है तो बाय करके चलना चाहिए। माफ कीजिए, 872 के पास बंद होता है तो बाय करके चलना चाहिए और फिर आपको 950 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। इसके लिए करिए इंतजार। बट एक्शन आ रहा है केमिकल काउंटर्स में, जो कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, एक इनडायरेक्ट बेनिफिट इनको मिलता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी थोड़ा इनको राहत आते हुए दिखेगा। बिरला सॉफ्ट यहाँ पर निचले स्तरों से एक अच्छी खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। अभी 1-1.5% ही ऊपर है, मूव आई है, बट निचले स्तरों से अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। तो ये एक और काउंटर है जो आपके रेडार पर होना चाहिए। रेडार पर रखिए कोटक महिंद्रा बैंक भी। कुछ खबरें आ रही हैं कि LIC को बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मंजूरी मिल गई है और स्टॉक डेज हाई पर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। किरण जी भी है हमारे साथ। किरण जी गुड आफ्टरनून सर, कोटक महिंद्रा बैंक जरा एक्शन पर अपनी राय दें। गुड आफ्टरनून। कोटक बैंक में बाय करके ही चलना चाहिए। इसने एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन 1950 के आसपास किया है और उधर से आज की जो उछाल है वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इसने जो लगातार हायर टॉप हायर बॉटम इंट्राडे चार्ट्स में किया है, मेरा मानना है कि 1990 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1988-85 के आसपास। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 2100 के आसपास के टारगेट्स आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेंगे। तो पोजिशनल व्यू रहेगा 2100 के इनिशियल टारगेट्स के लिए, जहां पे आपको रिव्यू लेना चाहिए। तो ये है राय आपके लिए। कोटक महिंद्रा बैंक मजबूती के साथ 0.3% है ऊपर आज के सेशन में। तैयार है सचिन जी बिल्कुल BTSG का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक में ही। जिस तरीके से इसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आज के सत्र में होना चाहिए। टेक्निकली 1990 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। तो जिस तरीके से फिलहाल प्लेस्ड है, एक अच्छा क्रॉसओवर है। 1995 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। पहला टारगेट होगा अराउंड 2075 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 2120 का। खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक पर। ओके, तो ये है कोटक बैंक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। और एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में, और उस पर 2 जनों को धन्यवाद देना चाहिए। 2 में से एक तो पूरा धन्यवाद कुणाल जी को जाएगा और एक जाएगा आधा कुणाल जी और राकेश जी को। और स्टॉक है BEML। पहले तो कुणाल जी ये बताएं कि क्या सुबह क्या खा के आपने BEML रिकमेंड किया था? वही मेनू आपका नाश्ते में हर रोज सुबह होना चाहिए। 1775-1800 का टारगेट, माय गॉड, इतना न्यूट्रिशियस
फूड आपने दिया 1800 के टारगेट, हफ्ते भर वाले आज के आज आ गए सारे। और दूसरा जी, हाँ रुको पहले मेरी बात खत्म नहीं हो। दूसरा 1750 रुपए का टारगेट 1000 के लेवल पे कुणाल जी और राकेश जी ने दिया था कि हमें 1750 का टारगेट, तब है ना सब ऐसे दांत के अंदर उंगली दबा रहे थे राकेश जी ये क्या बोल रहे हैं, कुणाल जी क्या बोल रहे हैं। तो दोनों ही आज आपके एक साथ इकट्ठे हिट होते हुए दिख रहे हैं। तो पहले तो कुणाल जी बधाई स्वीकार करें, अब आप बोलिए जी। अनिल जी देखिए, आज अनफॉर्चुनेटली नाश्ते में कुछ मिला नहीं सवेरे। अनिल जी चाय पीकर बैठा था सवेरे, तो अनिल जी शायद वही ज्यादा कारगर रहता है। अनिल जी आप तो जैन है ना वैसे कुणाल जी? जी अनिल जी। हाँ तो आप तो महीने में 1 अठाई किया कीजिए रोजा। जैन लोगों में 8 दिन तक उपवास करते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं, चाय भी नहीं। साल में एक बार? हाँ वो साल में, हाँ तो इसीलिए तो महीने में एक बार करो। वो साल में एक बार भी सब नहीं करते, हमारे जैसे साल में 1 ही दिन उपवास करते हैं। 8 दिन करना बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए मैं अगर इससे ही परफॉर्मेंस सुधर रही है तो फिर बढ़िया है। लेकिन वाकई में बहुत ही जबरदस्त कमाल की स्टॉक पिकिंग थी। बंसल जी विशेष टिप्पणी आपकी? देखिए अनिल जी, बिल्कुल मैं कुणाल जी के उत्तर से बिल्कुल भी अनिल जी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वो रोज एम्प्टी स्टमक ही बैठते हैं, उनको नाश्ता अनिल जी शो के बाद मिलता है, तो गलत बोल रहे हैं। आज कुछ स्पेशल खाया है बता नहीं रहे अनिल जी, मेरी इच्छा उसी में है, वो जानने में है कि उन्होंने क्या खाया अनिल जी आज। चलो बढ़िया है, लेकिन जो भी हो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रही है। कुणाल जी अब क्या करना चाहिए जिन लोगों के पास है BML? अरे जी देखिए, अभी भी होल्ड करना चाहिए। चार्ट पर एक जबरदस्त ब्रेकआउट है। अगर आप इसके थोड़े से लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो बड़े ही शानदार लगते हैं, और मुझे लगता है अनिल जी अभी भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करना चाहिए। 1900 का लेवल जो कि आज का इंट्राडे हाई है, अगर वो पार हो जाता है तो इस स्टॉक में आपको 2200 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे, तो बिल्कुल होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें। 1900 पार हो तो फिर इसमें एक नई तेजी का दौर आपको देखने को मिले। ओके, तो चलिए अभी भी होल्ड करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें, कुछ नया कुछ बड़ा होने की तैयारी BML में आपको नजर आएगी। आशीष सर से संपर्क हो चुका है। आशीष सर अपनी स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, उस समय हम सुन नहीं पा रहे थे। आशीष सर अब बताएं प्लीज। आज आशु सर का दिन नहीं लगता, मार्केट हरे में ही रहेगा ऐसा लग रहा है ना। आज मार्केट बोलने नहीं मार्केट बोलने नहीं थोड़ी रिकवरी रहने दो। हाँ चलिए, थोड़ी देर रिकवरी बनी रहे, बरकरार रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन बढ़िया है, उन पर भी फोकस कर लेते हैं। और फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तेज़ी करने वाले स्टॉक्स में आज सारे के सारे लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस और ये सारे जो क्या कहना चाहिए डायग्नोस्टिक और लैब से, पैथ लैब से जुड़े स्टॉक्स काफ़ी तेज़ दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। फार्मा शेयरों में भी कल का एक्शन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, कोई फार्मा शेयर या कोई लैब शेयर जो आपके रडार पे यहाँ पर एक्शन बन सकता है? और अनिल जी, इप्का लैब के अंदर मोमेंटम बन रहा है। इप्का लैब यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 2080 अभी भाव चल रहा है, कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक हो रहा है, तो यहां से स्टॉक के अंदर मूव ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जिसके अंदर 2150 से लेके 2180 रुपए तक का मूव यहां से देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें, नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें 2030 2040 के आसपास, और ऊपर में 2100 से 2150 तक का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए इप्का लैब्स। एक एक करके फार्मा स्टॉक्स की जो तेजी है वो बनी हुई है, पर अच्छी बात है कि पार्टिसिपेशन बाजार में थोड़ा और बढ़ते हुए दिख रहा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्चुअली वागले साहब बजाज फाइनेंस पर आपसे सुबह भी बात करनी थी, क्योंकि जब रिकवरी आई थी तो बाकी बैंक्स और फाइनेंशियल्स प्रेशर में थे, पर सबसे पहले बजाज फाइनेंस में ही सुबह रिकवरी आती हुई दिखी थी। 2% की गेन्स होल्ड करें थ्रू द डे। क्या व्यू है सर बजाज फाइनेंस पर? दीपांशु, 7000 के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो मेरा मानना होगा कि फिर ये 7200 7220 तक जा सकता है। तो यहाँ पर 6950 55 के आसपास में थोड़ा सा वेट करूंगा, थोड़ा सा चॉपी हो सकता है, मुझे इतनी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है फिलहाल। अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है, बट डेफिनेटली बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पर रखें नजर, क्योंकि ये स्टॉक्स फिर से एक्शन में आ रहे हैं। रेमंड इससे नजर नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि आज फिर से जबरदस्त एक्शन है। पिछले अगर आप 7-8 दिनों का चार्ट देखेंगे इस काउंटर में तो जबरदस्त तेजी में है। और सुमित जी, आज भी 12% ऊपर रेमंड, जरा बताएं इसके बारे में, अब चार्ट्स क्या कहती हैं? दीपांशु, ये मुहूर्त वाला पिक था, दिवाली वाले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग में रेमंड को दिया था, वहां से वन वे रैली देखने को मिल रहा है, और मेरे को लग रहा है अभी तो टेक्सटाइल स्टॉक्स में और मोमेंटम आएगा। और जहां तक रेमंड का सवाल है, 700 का लेवल ये जल्दी तोड़ेगा, 700 इसका इमीडिएट टारगेट है, और मेरे को लगता है ओवरऑल ये 750 रुपए तक का मूव
आने वाले दिनों में दिखाएगा। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है होल्ड करें, कोई भी डिप आता है 630 तक तो लोड लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर में 700 का पहला टारगेट, 750 का दूसरा टारगेट। ओके रेमंड, जबरदस्त। आशीष सर फिर से जुड़ चुके हैं, इस बार आप ट्राई करो, हो सकता है मैं थर्ड टाइम अनलकी हो जाऊं, मैंने 2 बार पूछा, अब नहीं पूछूंगा। आशीष सर बताएं, बाजार होल्ड अप करेगा? आप कह रहे थे एक शॉर्ट टर्म बॉटम दिख रहा है, बाजार अगर आपको बोलने दे। शॉर्ट टर्म बॉटम दिख रहा है और मुझे लगता है 400 तक जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में फ्लैट राइज है और अगर जाएगा तो इंडेक्स जाएगा, स्टॉक कम नहीं है। आई थिंक ऑल पीपल हु आर स्टक इन स्टॉक, उनको अभी भी मौका ढूंढना चाहिए। स्टॉक 90% इस पुल में परफॉर्म नहीं करेंगे और बहुत बुरी करेंगे। तो जो तेजी करनी है वो सिर्फ ऑप्शन के थ्रू करनी है। जितना प्रीमियम 25-30 रुपए से ज्यादा मेरा देने का मन नहीं करता बाउंस बैक के लिए। और अगर आप ठीक बैठ गए तो कोई 30-150 रुपए भी दे सकता है, 150 पॉइंट देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दीपांशु का सेम व्यू इज नॉट फॉर स्टॉक्स में। अभी ऊपर का कुछ मुझे बाउंस बैक ज्यादा नहीं दिखता और कॉन्ट्रेडिक्शन आप ये बोलेंगे अगर 300-400 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा, जब बड़ा है या 200 पॉइंट नीचे से बड़ा है तो कुछ तो बढ़े हैं, बट वो खुद बढ़ेंगे। लेकिन आप देखते रहेंगे कि मेरा तो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जो फ्रस्ट्रेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। और जब तक वो बते आप तो नीचे का इंडेक्स लगता है कि एक बार बॉटम बना है। हाँ। आज आपको माफ करना पड़ेगा, मार्केट आपको बोलने नहीं लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे दोनों की एंकरिंग खराब नहीं है। हाँ। सवाल मैं भी उतना ही ठीक ही पूछा था जितना आपने अच्छा पूछा। वो उधर से मतलब उधर से कम्युनिकेशन का इशू है, सुनना नहीं आ। चलिए कोई बात नहीं। तो ये है आपके लिए, थोड़ी देर में हम इस बीच थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है और इसीलिए दीप आपने सवाल भी सही वक्त पे पूछा था, हम कह रहे थे कि प्रॉफिट बुक करते चले जाना बढ़िया। करेक्ट, जो आपने सुबह कह ही दिया था कि आज तो लेवल्स को रिस्पेक्ट आपको करना ही पड़ेगा। पर एक स्टॉक है सर जो अच्छी रिकवरी आई है, और अगर आप देखें पिछले हफ्ते 10 दिन रुपए में देखेंगे तो 2 रुपए बढ़ा है, बट परसेंटेज में देखेंगे सर आइडिया हाँ। जबरदस्त एक्शन है इसमें पिछले हफ्ते 10 दिन में, और कुछ ट्रिगर्स भी हैं, कुछ और कमेंट्री भी आई है बिरला साहब की तरफ से। आइए जाने वोडाफोन आइडिया की ये जो चाल रही है, 10 रुपए से 12 रुपए तक का जो रिबाउंड आया है 20% का, क्या कह रहा है कंपनी के बारे में, कुशल बताइए। देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग सेट ऑफ बयान आते हुए नजर आए हैं। आईसीसी की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी और यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला जी ने ये कहा है कि अब वोडाफोन आइडिया पिछले महीने तक दिवालिया होने के कगार पर था, अब स्थिति बेहतर है। अब आप इस कमेंट को, इस स्टेटमेंट को समझिए। इसके पहले इनफैक्ट 3 अगस्त को ऐसे कुछ खबरें आ रही थी कि यहाँ पर वो कह रहे थे कि वोडाफोन आइडिया में आदित्य बिरला ग्रुप की करीब 27.5% हिस्सेदारी जो है सरकार को देने को तैयार है, क्योंकि जिस हिसाब से उस समय इस कंपनी की स्थिति थी, वो ये सोच रहे थे कि इस कंपनी को बचाने के लिए बेटर है कि जो उनकी पूरे ग्रुप की हिस्सेदारी है करीब 27-27.5% की, वो सरकार को दे दी जाए ताकि वो इस स्टेक को लेकर आगे कंपनी को सर्वाइव कर सके। अब आप देखिए 3 महीने में कितना बड़ा स्टेटमेंट में बदलाव आया है, और इसके बड़े कारण सबसे पहले तो यही है कि जो टैरिफ बढ़ाने की खबर आई है उससे आरपू में करीब 16% और एबिटा में लगभग 25% का उछाल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो टैरिफ से कंपनी के फाइनेंशियल सुधरते हुए दिखेंगे। यही नहीं, जो रिलीफ पैकेज आया है वो एक बड़ा बूस्टर था। इनफैक्ट 4 साल का जो मॉरेटोरियम दिया गया है उससे कंपनी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए ये काफ़ी पर्याप्त समय है, ऐसा वोडाफोन आइडिया के CEO जो है रविंद्र टक्कर जी, वो भी ये मान रहे हैं। इनफैक्ट बयान का जो संभावित असर है, आप देखिए इस बयान के बाद ऐसा हो सकता है कि जो प्रमोटर्स हैं, चाहे वोडाफोन ग्रुप आप जो पेरेंट है उसकी बात करें या फिर आदित्य बिरला ग्रुप, वो फर्दर हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आए वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि अब स्थिति बेहतर होती हुई उनको नजर आ रही है। इनफैक्ट प्रमोटर को देखकर काफ़ी सारे इन्वेस्टर, जो पिछले सितंबर से बातें चल रही थी कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी में निवेश करेंगे, हो सकता है कि वो भी जो है उनकी भी रुचि इस चीज़ में बढ़ती हुई दिखे। और खासकर अगर आप बैंकों की बात करें तो जिस तरह से बैंकों का एक्सपोजर है, वहाँ पर फर्दर जो प्रोविजनिंग की पहले बात चल रही थी अब से 3 महीने या 4 महीने पहले तक, अब उनको हो सकता है आगे अतिरिक्त प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़े। तो ओवरऑल ये सब सिनेरियोज जो है आगे वोडाफोन आइडिया के लिए बेहतर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के लिए सिनेरियोज बेहतर बनते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक भी अच्छे एक्शन में। कुशल रिजल्ट सीजन को बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों? रिजल्ट सीजन में हमेशा कुशल आता है ना, क्या अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, खराब सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, तो आज जब कुशल बोले कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से क्या अच्छे सेट ऑफ कमेंट्स आए हैं। हाँ, तो नेक्स्ट सर क्वार्टर का रिजल्ट का प्रीव्यू इधर ही हो गया। तो मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया है, रिजल्ट सीजन की शुरुआत नहीं हुई, तो शुरुआत करनी चाहिए, वही लैंग्वेज आ रही है।
ओके, चलिए, तो ये है वोडाफोन आइडिया को लेकर ढेर सारा एक्शन, ढेर सारा अपडेट। बंसल जी, वोडाफोन आइडिया के चार्ट्स देखिए इन्वेस्टर्स के लिहाज से, जिन्होंने खरीद रखा है, होल्ड करें, स्टॉप लॉस क्या रखें, टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए अनिल जी, क्लियरली यहाँ पर वोडाफोन को पहली चीज तो एकदम होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लॉस 10 रुपए 50 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। सुबह भी लेवल्स दिए थे 12 रुपए 25 पैसे, 12 रुपए 30 पैसे, 12 रुपीज 25 पैसा, 12 रुपीज 35 पैसा के लेवल्स के टूटने की वेट करेंगे। लेवल्स टूटेंगे तो फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। तो गिवन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की राय है और एक बार ब्रेकआउट आता है तब यहाँ पर मोमेंटम के लिए फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है वोडाफोन आइडिया पर आए। आइए, क्या हम 3 बार आशु जी को सवाल पूछने के बाद चौथी बार हम सक्सेसफुल होंगे क्या, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब मिलेगा कुशल से। कुशल हमारे साथ स्टूडियो में। कुशल, पूछिए आशु जी सवाल। ये आशु जी अपनी स्ट्रेटेजी देने वाले निफ्टी पर। हम बार बार पूछे तो कनेक्शन बैठ नहीं रहा है। आप पूछिए। चलिए ट्राई करते हैं। हाँ, तो आशु जी बताइए कि निफ्टी पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और आगे क्या लग रहा है आज के दिन में? अनिल जी, आई थिंक मुझे लगता है कि सारी कायनात और सारा नेटवर्क ये चाहता है कि मैं स्टूडियो में आया करूं, बाहर से शो नहीं किया करूं। नहीं, वो इम्पोर्टेंट चीज है। ये आप ही का षड्यंत्र है। जो आप सोचोगे बाहर रहूंगा तो मैं ऐसा ऑडियो वीडियो नेटवर्क दूंगा कि अपने आप मुझे ना अनिल जी बोलेंगे चलो आप स्टूडियो में आ ही जाओ। लेकिन आ ही जाया करो सर, ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो कुशल पे कितना प्रेशर आया है कुशल ही जानता है। बताएं सर, अब आपका ऑडियो चुस्त दुरुस्त है जी। सो अनिल जी, व्यू है कि निफ्टी में बाउंस बैक आज का एक टेम्परेरी बॉटम बना है और बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और 300-400 तक लेके जा सकता है। यही व्यू था अनिल जी कि 17,000 का पैनिक में बेचना नहीं है क्योंकि पैनिक आया है, बट वो कहां से आया हुआ है अनिल जी? बेचने के लेवल थे 18,000 के ऊपर, अब 17,000 के नीचे खराब तो दिखता है, लेकिन इतना आप एक आम आदमी के लिए इतना खराब होगा नहीं। अगर 16,600-500 टूट गया तो मार्केट लंबा जाएगा। तो अनिल जी, इस बाउंस बैक को फिर वही 17,100-300 का जो स्प्रेड उस दिन दिया था वो 20 रुपए में दिया था, आज 40 रुपए में है। और अगर किसी को नया बनाना है तो अनिल जी आज भी वही स्प्रेड से बाउंस बैक खेले जिसके चांस है। अदरवाइज अनिल जी 20-25 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम ये मार्केट डिजर्व नहीं करता कि 300 पॉइंट की रिकवरी के लिए देना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई न्यूज ऐसी आ सकती है जिसमें आप ट्रैप हो सकते हो। हैविंग सेड दैट अनिल जी, ये जो बाउंस बैक है इसमें स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम होगा। नाउ नेचुरल क्वेश्चन वुड बी कि अगर निफ्टी बढ़ेगा, बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो स्टॉक्स क्यों नहीं परफॉर्म करेंगे? बट अनिल जी, वो इंडेक्स मैनेज 2-4 स्टॉक्स पड़ेंगे, लेकिन जो भी स्टॉक्स पोर्टफोलियो के हैं वो बैडली स्टक है और बैडली स्टक ही रहेंगे। तो उनमें मेरा मानना स्ट्रांगली अभी भी है कि किसी ज्यादा चलने के चक्कर में मत पड़े, लॉस को एवरेज आउट ना करें, मौके ढूंढे ऊपर निकलने के, और ऊपर निकलना ही है। ये मार्केट सेल एट राइज है, सेल एट राइज है और सेल एट राइज ही है। बट राइज आएगा? आंसर यस। इंडेक्स में चांसेस 80-90% के हैं, स्टॉक्स में चांसेस 30% के हैं। तो उसको अगर प्ले करना है तो अनिल जी आई थिंक स्प्रेड इज द बेस्ट ऑप्शन। चाहे 1:2 बनाए, किसी को 1:1 अच्छा लगता है वो भी बना सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज द ओनली ट्रेंड विच इज विजिबल इन द मार्केट कि अगर बाउंस बैक आएगा तो इंडेक्स में आएगा, स्टॉक पार्टिसिपेशन बहुत कम होगी और खराब होगी, और वो मौका निकलने की कोशिश करें आप। बिल्कुल ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त इंडेक्स पर ज्यादा कुछ एक्शन होने वाला है नहीं, रिकवरी भी होगी तो स्टॉक्स में होना मुश्किल दिखती है। तो देखिए, जो अब क्या कर सकते हैं उस पर आपको फोकस करना है। थोड़ी देर में सेठी साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ और सेठी साहब से भी लेंगे उनकी राय भी कि उन्हें कौन से स्टॉक्स इस वक्त पसंद आ रहे हैं, उन पर भी हम करेंगे फोकस। लेकिन इस बीच बाजार थोड़े से हल्के होते हुए दिखे, वापस से 36,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी और 17,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है निफ्टी। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तर से 100 पॉइंट नीचे आया है निफ्टी, और बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर से लगभग 200 पॉइंट नीचे आता हुआ दिखा है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपके सामने इस वक्त नजर आएगी। कुछ कमजोर शेयरों का भी जिक्र किया जाए, डेल्टा कॉर्प 6% गिरकर 250 के आसपास आया है। आशु जी, किस लेवल पर आप कंफर्टेबल हैं फ्रेश खरीदारी करने के लिए? बीच वाला ओके, चलिए, तो डेल्टा कॉप में उनसे राय लेंगे, लेकिन उससे पहले राय फिर से सुमित जी से ही ले ली जाए जिन्होंने डेल्टा कॉप शॉर्ट करने की राय दी थी। सुमित जी, आपके सारे टारगेट्स आ गए या अभी बाकी हैं? अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए स्टॉक, और नीचे के अंदर 240-245 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। ऊपर में जैसे ही 260 का लेवल टूटेगा 260, तो उसके बाद मोमेंटम बनेगा और फिर 280 रुपए तक का मूव
डेल्टा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने अब बाय कर रखा है वो लोग होल्ड करें, फ्रेश सेलिंग ना करें, और ऊपर में 260 के बाद 280 रुपए तक का लेवल डेल्टा में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त डेल्टा कॉपर आती हुई दिख रही है। अब वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर क्या है आज की स्ट्रेटेजी, खरीदारी करने का राय है, क्या क्या खरीदेंगे? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ 2 स्टॉक में खरीदारी करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक है अपॉर्चुनिटीज, और मुझे लगता है एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक F&O का स्टॉक है। अनिल जी, दोनों स्टॉक है, कैश और F&O दोनों से आपके लिए स्टॉक है सेठी साहब के पास। तो शुरुआत किससे करेंगे सर? कैश मार्केट का स्टॉक के साथ बताइए शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का कैश का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है स्टोवक्राफ्ट, जो कि अभी 975 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भारत की सबसे बड़ी किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है, जिसके 34,000 डीलर्स है पूरे भारत में, और 14 से ज्यादा देशों में कंपनी प्रेजेंट है, और इनके पॉपुलर ब्रांड सेट है पूरे भारत में, और 14 से ज्यादा देशों में कंपनी प्रेजेंट है, और इनके पॉपुलर ब्रांड्स है किचन अप्लायंसेस में। पिजन नाम का ब्रांड है, फिर ब्लैक एंड डेकर है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 26-27%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, और पिछले 3 साल में तो जबरदस्त परफॉर्मेंस आया इस कंपनी का। FY18 में सिर्फ 2 करोड़ का पैट करती थी ये कंपनी, और अभी FY21 में 81 करोड़ का पैट, और सितंबर क्वार्टर में भी पैट आया है 22 करोड़ का, जो कि जून क्वार्टर में सिर्फ 13 करोड़ का था। बाकी FII अराउंड 6-7% स्टेक ऑन करते हैं। सेक्वाया कैपिटल 2.47% स्टेक ऑन करते हैं। मुझे लगता है इस तरह के बाजार में, जब आपको बाजार इतना गिर चुका है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ढूंढने हैं, मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में ही मेरा इसमें टारगेट है 1010 का, स्टॉप लॉस रखना है 965 रुपए। 965 स्टॉप लॉस का लेवल, 1010 का टारगेट। स्टोवक्राफ्ट है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। किचन अप्लायंसेस वाली कंपनी जो सेठी साहब को बहुत पसंद है, और सबसे ज्यादा उससे भी ज्यादा सेठी साहब को पसंद है इनके प्रोडक्ट्स, जिनके नाम, काम और काम करने के तरीकों से सेठी साहब बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है ना सेठी साहब? अनिल जी, ये तो पढ़ के आया हूँ, बाकी किचन में तो मैं कभी गया ही नहीं हूँ। अनिल जी, मुझे पता ही नहीं है किचन में क्या क्या यूज होता है। ओके, वी विल टेक सेठी साहब ऑन हिज फेस वैल्यू, मान लेते हैं कभी किचन में गए नहीं। दिल तो कह रहा है कि मत मानिए, लेकिन सेठी साहब आप जो कह रहे हैं हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी F&O का स्टॉक है। थोड़ा लोगों को डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, बट मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ खरीदना चाहिए। इंडसइंड बैंक दिसंबर फ्यूचर्स 904 रुपए के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। हिंदुजा ग्रुप की बैंक है। बाकी पिछले 2-3 क्वार्टर में परफॉर्मेंस में अच्छा सुधार देखा जा रहा है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखा गया। बाकी बैंकिंग सेक्टर फोकस में, और मुझे लगता है अगर बाजार में वापस से रैली बनती है तो इसमें सबसे लीड करेगा बैंकिंग स्पेस। और इंडसइंड बैंक पर्टिकुलरली इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज फ्राइडे को जो खबरें आई, RBI ने जो एग्री किया कि प्राइवेट बैंकों में प्रोमोटर की हिस्सेदारी जो अब तक 16% की सीलिंग थी, उसको बढ़ा के उन्होंने 26% कर दिया। और आप और हम सबको पता है कि इंडसइंड बैंक में इस फरवरी 2021 में भी प्रोमोटर्स ने प्रेफरेंशियल वारंट्स के जरिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 16% करी। और वो जो हिस्सेदारी बढ़ाई थी, वो प्राइस क्या था अनिल जी? प्राइस था 1709 रुपए का, जिस भाव में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और अभी स्टॉक के बिल्कुल आधे पे 900 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और ये जो RBI के अनाउंसमेंट के बाद ऑलरेडी मैनेजमेंट का, जो इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट का ऑलरेडी स्टेटमेंट आया कि वो इच्छुक है, जब ऑपरेशनल गाइडलाइंस आएगी तो वो इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए करेंगे। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अब यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड लगती है। स्टॉक काफी पिटा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में ही मेरा इसमें टारगेट है 940 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 890 रुपए का। ओके, 890 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी, और 940 तक के टारगेट के लिए। और जो कि स्टेक बढ़ाने की जो खबर है RBI की गाइडलाइंस के बाद ये होगी पॉजिटिव। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दीप ये जब भी होगा प्रीमियम पे होगा, प्रीमियम पे ऑफ कोर्स। तो उस लिहाज से सेठी साहब सही याद है, इन्होंने वारंट कन्वर्जन 1700-1800 में किया। करेक्ट, बिल्कुल 1700। देवांशी है ना, देवांशी को बताओगे हमारे बैंकिंग ट्रैक करते। देवांशी 1700-1800 रुपए की प्राइस थी, और तब हमें भी लग रहा था कि इतने प्रीमियम पर जब आ रहे हैं तब प्रमोटर सोचते जाने दो,
लेकिन 1700 रुपये प्लस में इन्होंने वारंट्स कन्वर्ट किया, और मेरे ख्याल से अगर कोई एक बैंक के प्रमोटर सबसे ज़्यादा कीन है स्टेक बढ़ाने में तो इंडसइंड बैंक है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। इसी पर कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी आपके सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से 2:30 बजे वाली स्ट्रेटजी ले लें, क्योंकि मार्केट में मूव इंटरेस्टिंग दिख रहा है। उसके बाद देवांशी से निजी बैंकों में हिस्सेदारी बढ़ाने वाला मामला, इसको भी समझेंगे। फिलहाल सेठी साहब का धन्यवाद। सर यूएस फ्यूचर्स तो अच्छे लग रहे हैं, हालांकि थोड़ा ऊपर से डाउ फ्यूचर्स भी कूल ऑफ हुए हैं, बट 150 अंकों की तेजी होल्ड कर रहे हैं डाउ फ्यूचर्स और 150 अंक नैस्डैक फ्यूचर्स। परसेंटेज वाइज ऑफ कोर्स नैस्डैक फ्यूचर्स आपको ज़्यादा अच्छी गेंस इस समय दिखा रहे हैं, बट अच्छा एक्शन है। कच्चे तेल में रिबाउंड आया है, यूरोप की भी अच्छी शुरुआत हुई है, 0.5% से 1% तक की तेजी यूरोप में है। बट इंटरेस्टिंगली सर आज की रैली में एशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, एशिया के बाजार आपको कमज़ोर ही दिखे हैं। हालांकि सुबह एक अच्छी रिकवरी आई थी। जापान के बाजार अगर लगभग 3% स्विंग इंट्राडे यहां पर होते हुए दिखा है। चीन एकदम सपाट बंद हुआ और हांगकांग 1% नीचे बंद हुआ है। तो एशिया में तो आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली दिखी सर, पर हमारे बाजारों में क्या करना चाहिए ये बताइए। दीप देखिए, अभी जो दिख रहा है 17,000 के नीचे का नहीं दिख रहा मुझे मार्केट आज के लिए अभी, क्योंकि 17,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो आपके लिए थोड़ा वापस से इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए खरीदारी की रेंज में आ रहा है निफ्टी। ओके 17,000 17,025 अच्छी जगह है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए 17,975 का, ओके, ताकि आपके 25-50 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क न रहे और दिन के लिए खरीदें। तो मुझे ऐसा लगता है एक बार फिर से 17,100 की 150 की तरफ जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती, तो एक ये है। बैंक निफ्टी भी 36,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, तो यहां पर खरीद सकते हैं आप 36,000 के नजदीक, और 35,900 का 100 पॉइंट का रिस्क लेकर वापस से आप 36,200 36,300 की रेंज में बैंक निफ्टी भी आ सकता है। तो दिन के दौरान आपको थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन ऊपर से करेक्ट होने के बाद बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी निचले स्तरों पर सपोर्ट के आसपास खरीदिए। और सपोर्ट है 36,000 के नजदीक बैंक निफ्टी का और 17,000 के नजदीक निफ्टी का है। स्टॉप लॉस टाइट रखिए छोटा सा, और ओवरनाइट के बजाय कोशिश करें इंट्राडे में अगर 100 पॉइंट समझो आपको बैंक निफ्टी में मिल गए, 30-40 पॉइंट निफ्टी में मिल गए तो फिर ठीक है, 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल गए, एक बार प्रॉफिट भी। अभी ये सिंगल्स लेने का टाइम है ना, छोटी पोजीशन छोटा प्रॉफिट। आज लास्ट डे है ना मैच का, इंटरेस्टिंग हो रहा है सर। अच्छा मैं देखा ही नहीं, आज सुबह से देख ही नहीं पाया, क्या सीन था? न्यूजीलैंड दो सेशंस न्यूजीलैंड के थे, बट अभी हमारे बॉलर्स भी थोड़ा कम बैक कर रहे हैं सर इस समय। पिच में कुछ खड्डे नहीं हुए आखिरी दिन? 280 उन्हें बनाने थे, और फिलहाल 126 पर 5 हैं। हाँ तो फिर जीत जाएंगे। तो विकेट हमें मिल गए, पहले 2 सेशंस में नहीं मिले थे विकेट, अब मिल गए। तो अभी चल होगा ना, वो तू चल में आया। ओके तो चलिए, वहाँ पे पिच में दरार है, हमारे यहाँ भी पिच में दरार है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्लोजिंग तक एक हल्का सा बाउंस मिल सकता है, वहाँ पर प्रॉफिट भी बुक करते चले। और अगर आप खरीद सकते हैं तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखें 16,975 और 35,900 का, और यहाँ से थोड़ी अपसाइड बनती हुई दिख रही है। क्यों बन रही दीप बता दूँ। 17,000 निफ्टी के पुट पर यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 46 लाख शेयरों का, ठीक है, तो ये होल्ड करने की कोशिश करेगा। 17,200 यहाँ पर कॉल्स में 39 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो पार नहीं होगा। तो अब जो रेंज दिख रही है इस वक्त निफ्टी की इमीडिएटली 17,000 17,200 ये निफ्टी। बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे जाने की संभावना कम है, 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है पुट का, इसलिए 36,000 के आसपास में खरीदारी की बात कर रहा था। ऊपर में 36,500 पार होना भी मुश्किल है, 14 लाख शेयर वहां पर है, ये रेंज आपकी होगी। तो अभी 36,300 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है, 36,000 के आसपास खरीदना है, 17,000 के आसपास खरीदना है, 17,100 17,150 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना है, सिंपल। ठीक है सर। और हो सके आज जितना प्रॉफिट में तो ओवरनाइट रिस्क कम रखें और रखना है तो फिर या तो आप ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बेच के रखें, वो बेचें, 17,400 का बेच दें या 17,300 का बेच दें, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना रिस्क लेना है उस हिसाब से। बैंक निफ्टी पे 37,000 का बेच दें या 36,500 का अपने रिस्क के हिसाब से, तो हेज करके चलेंगे तो बेहतर होगा। बेहतर रहेगा। ठीक है सर, चलिए हेज करके चलें, बेहतर रहेगा। छोटा रिस्क लें, छोटी पोजीशंस लें और मुनाफा भी आप बुक करते रहें। आइए एक स्ट्रैटेजी दे रहे हैं सचिन जी बिगुल उनके लिए, BTSTT। बताएं सचिन जी। इंटरेस्टिंग हो चुका है, इनफैक्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही एक बुलिश हैमर बनने की प्रोबेबिलिटी है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्रेश लॉन्ग डिप्लॉय करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2095 पे, पहला टारगेट होगा अराउंड 2210 का, एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 2280 का। जो एक गैप छूटा था 2275 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर गैप काफ़ी तेज़ रिबाउंड में अचीव होना चाहिए। तो खरीदारी करनी है सीमेंस लिमिटेड में।
सीमेंस पर करनी है खरीदारी। सचिन जी जरा एक बार लेवल्स फिर से बता देंगे सर। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2085 का। पहला टारगेट होगा 2235 का और सेकंड टारगेट होगा 2285 का। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस पर खरीदारी की राय सच जी की तरफ से। 2235 2285 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 2085 का लगाना है स्टॉप। थोड़े से लेवल चेंज करने पड़ेंगे। 2235 2285 ये दो टारगेट है, 2210 नहीं, और 2085 ये आपका स्टॉप लॉस होगा जिस पर आपको नजर रख के खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में। ये राय आपके लिए आती हुई जी बिल्कुल, तो नजर रखिए ये है आपके लिए एक्शन पर। आइए जैसे हम बात कर रहे थे इंडसइंड बैंक एक्शन में आ रहा है, कोटक बैंक में भी थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है। क्या कहा है आरबीआई ने जहां तक प्रमोटर शेयर होल्डिंग का सवाल है, कौन से बैंक्स होने चाहिए आपके रेडार पर, और कुछ जो खबरें आई हैं इस आरबीआई की रिकमेंडेशन को लेकर, जानते हैं इनके बारे में देवांशी के साथ। देवांशी बताइए। बिल्कुल, काफी समय से अब प्रमोटर्स को इंतजार था, स्पेशली जो बैंकिंग प्रमोटर्स थे जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक, इनको इंतजार था। और फाइनली हम देख रहे हैं कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप की जो रिकमेंडेशंस हैं, ज्यादातर जो रिकमेंडेशंस है वो आरबीआई ने मान ली हैं और अप्लाई करने के लिए भी मंजूरी दे दी है। अब देखिए जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनके जो प्रमोटर होल्डिंग है उनको बढ़ा दिया है, फाइनली 26% तक की लिमिट कर दी है, यानी कि अप टू 26% प्रमोटर इसको होल्ड कर पाएगा, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। ज़्यादातर बैंक्स हम ये देख रहे हैं कि जो बड़ी बैंक्स हैं उनको 26% तक की जो प्रमोटर होल्डिंग थी उसकी रिक्वायरमेंट थी और बार बार आरबीआई को ये अर्जी भी कर रहे थे। और इसके साथ ही आप देखिए 5 साल पहले जो 5 साल होंगे उसमें जो प्रमोटर होल्डिंग होगी वो 40% तक मेंटेन रखेंगे और उसके बाद आने वाले 10 साल में यानी कि 5 साल से लेकर 15 साल तक उनकी जो होल्डिंग है वो 40% से घटाकर 26% करने की जो मंजूरी वो आरबीआई ने दे दी है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। तीसरा बड़ा पॉजिटिव है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, जैसे कि आईडीएफसी हो गया, इक्विटास हो गया, क्योंकि उनके जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो भी अब वो कोलैप्स कर सकता है अगर कोई दूसरी ग्रुप एंटिटीज, सिमिलर ग्रुप एंटिटीज नहीं है उनके पास, तो जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है वहां से एग्जिट हो सकता है, मिल सकता है। ये 3 बड़ी बातें हैं जो कि आरबीआई की तरफ से आती हुई दिखी हैं। अब आप देखिए किसके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। सबसे पहले तो वो बैंक्स पर आप नजर रखें जिनका जो होल्डिंग है वो 26% से कम है, वो अभी भी अपनी होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। इंडसइंड बैंक 15.5%, डीसीबी बैंक 15% और एक्सिस बैंक भी करीब 12% है, तो यहाँ पे प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ सकती है। 26% ऑलरेडी है जो मेंटेन होगी। कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 26% है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एचडीएफसी लिमिटेड है उनकी होल्डिंग 19% है। बाकी एचडीएफसी की जो बाकी कंपनीज हैं वो होल्ड करती हैं। और आखिर में आप देखें 26% से जो ऊपर हैं, लेकिन माना जा रहा था कि उनको भी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा स्टेक, इसमें बंधन बैंक है और सीएसबी बैंक है, वहाँ पे 50% होल्डिंग है। तो डाइल्यूशन के चलते हम देख रहे थे इन शेयर्स पर काफ़ी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा था, अब वो काफ़ी पॉजिटिव है। और इसलिए सबसे ज़्यादा एक्शन आपको इंडसइंड कोटक पर ही आते हुए दिख रहा है, पर काफ़ी सारे और बैंक्स हैं, बल्कि क्योंकि पहले रेगुलेशन 15% तक की थी, तो काफ़ी सारे बैंक्स आपको इस कैटेगरी में दिखेंगे। 26% कैटेगरी में भी आपको काफ़ी सारे बैंक्स इस समय दिखेंगे। तो नज़र रखते हैं, बंधन बैंक का अभी भी डाइल्यूशन है, बट शायद अब इतना भारी डाइल्यूशन उन्हें नहीं करना पड़े जितना पहले करना पड़ता। सीएसबी बैंक भी जो 50% तक का प्रमोटर होल्डिंग था, तो माना जा रहा था कि काफ़ी डाइल्यूशन हो सकता है, तो अब इन्हें भी काफ़ी कम डाइल्यूशन करना पड़ेगा। तो अच्छी खबर आ रही है इन स्मॉलर बैंक्स के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स कोटक और इंडसइंड तो हमारे रेडार पर हैं ही, जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बार ज़रा सीएसबी बैंक पर भी राय ली जाए। रजत सर ने इसे कई बार चैनल पर रेकमेंड भी किया है, राकेश जी, कुणाल जी की रेडार पर भी आया है। बंसल जी, कोई राय सीएसबी बैंक पर? सर आज वैसे ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है ये काउंटर। देखिए दीपांशु, टेक्निकली जब हमने रिकमेंड किया था तब ये बैंकिंग को आउट परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद बैंकिंग के साथ चल रहा है। और टेक्निकली चार्ट देखे सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर पॉजिटिव है कि नीचे में 267, 268 एक अहम सपोर्ट है, और आज भी लगभग इन्हीं स्तरों के अराउंड 266 के अराउंड ने सपोर्ट लिया है। तो जिनके पास है स्टॉप लॉस के साथ 266 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। फ्रेश खरीदारी के लिए दीपांशु दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध है, वहां पे नजर रखनी चाहिए। तो ये है आपके लिए सीएसबी बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। डाइल्यूशन थोड़ा कम होगा एज एक्सपेक्टेड अर्लियर। भारत डायनामिक्स, इस पर भी रखिए नजर। आज सुबह आई थिंक स्टॉक के बारे में बात भी हो रही थी, आई थिंक पालविया साहब इसको रेकमेंड भी करके गए थे, उनकी लॉन्ग टर्म पिक भी था, और 7-7.5% का बढ़िया उछाल आज आपने भारत डायनामिक्स पर आते हुए देखा है। किरण जी, कोई राय इसके चार्ट पर भारत डायनामिक्स? सर
भारत डायनामिक्स का चार्ट काफी स्ट्रांग है और ऑल टाइम हाइस के बहुत नजदीक आ चुका है, तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल रखना चाहिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 395 का होना चाहिए और जो नेक्स्ट हर्डल है 450, उसके ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है तो एग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह होगी। बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट होगा, डबल टॉप का ब्रेकआउट होगा और टारगेट्स काफी बड़े होंगे। तो अभी के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन से बने रहिए, 450 के ऊपर एग्रेसिव बाय करना है। ओके, तो ये है आपके लिए भारत डायनामिक्स। 450 के ऊपर आपको अग्रेसिवली इस पर करनी है खरीदारी, ये राय आपके लिए बनती हुई दिख रही है। सचिन जी, मेट्रोपोलिस जरा इस पर राय दें। मुझे याद है पहले भी आप इसे काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते थे। ये जो 2 दिनों का बाउंस बैक आया है, यहाँ से भरोसा बनता है या फिर एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन था, वापस रेंज में आ सकता है ये काउंटर? क्या राय बनेगी मेट्रोपोलिस पर? दीपांशु, क्लियरली यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल एस्टैब्लिश हो चुका है। जिस तरीके से इसने एक यू टर्न लिया था 2 दिन पहले, एक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन हुआ है 2940 के जोन में, जहाँ पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्दी है। इनफैक्ट अगर हम शॉर्ट टर्म के ही बात करें तो मुझे लग रहा है अराउंड 3440 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। एंड पोजिशनली काफ़ी बड़े टारगेट्स यहाँ पर ओपन है, क्योंकि अगर इसका हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो क्लियरली यहाँ पर एक काफ़ी क्लासिकल राइजिंग चैनल में स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। एंड ये पर्टिकुलर चैनल लगभग 1400-1200 के लेवल के आसपास से एस्टैब्लिश्ड है। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रिटेन करना चाहिए। एक अच्छा मौका बना था हाल फिलहाल में ही स्टॉक को अक्यूमुलेट करने के लिए, तो मुझे लगा अगर वापस डिक्लाइंस होते हैं तो ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। जिस तरीके से ये चैनल प्लेस्ड है, इसके अपर एंड लगभग अराउंड 3700 के आसपास प्लेस्ड है, तो काफ़ी बड़ी अपसाइड अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अवेलेबल है। सो डेफिनेटली इसे अपने पोर्टफोलियो में रिटेन करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 2900 के आसपास ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये है आपके लिए राय मेट्रोपोलिस पर आती हुई। 2:45 करेंगे वसीम साहब से मुलाकात। स्वागत है वसीम साहब आपका। बताएं सर, पहले तो बाजार का आउटलुक और आपके अपडेट्स। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए 17,200 एक शॉर्ट टर्म हर्डल बना है। आज भी वहां से फ्यूचर्स की रिवर्सल आ गई, तो अच्छा है। आज कंसोलिडेट किया है, जिन्होंने निकलना था वो निकल गए और आप देख ही सकते हैं कि इतना कार्नेज हुआ है। अब कल मेरे हिसाब से गैप अप ही होएगा। 17,200 के ऊपर जब जाएगा बाजार, तभी इसमें एक बेयर कवरिंग या शॉर्ट कवरिंग। और बैंक निफ्टी आई थिंक विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। जैसे मैंने आपको कहा, बैंक इंडस्ट्रियल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अपडेट भी दे दूं सर आपको, सुबह 2 कॉल्स दी थी, दोनों ने टारगेट हिट कर दिया। आरबीएल बैंक 178.80 में, 81 में कहा था 85.50 to 86, वो हिट हो गया। और चोला मंडलम 36-38 वाला 53 रुपए बिक गया। तो उनमें आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जिन्होंने कहा बुक कीजिए। एचडीएफसी बैंक फ्राइडे का था, उसमें 1500 आपका 1465 का स्टॉप लॉस था, वो 1467 से घूम गया है। अब यही जाएगा कल 1550 और टारगेट हिट करेगा। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। तो पहला है, मैं जो बैंक सोचता हूं कल से चलना चाहिए और दौड़ेगा, वो है आईसीआईसीआई बैंक। 721.22 में लीजिए, 709 का स्टॉप लॉस, 750 का टारगेट। और ग्रासिम जो ग्रुप सबसे अच्छा कर रहा है, जहां वोडाफोन के वोज भी खत्म हो गए, आई थिंक ग्रासिम इज अ वेरी गुड बाय एट दिस टाइम। 1680-82 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1645, टारगेट ऑफ 1735 to 1740। तो 2 स्टॉक है दिग्गज जहां पर खरीदारी करने के लिए आए। आईसीआईसीआई बैंक खरीदें, ये राय वसीम साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। और साथ ही ग्रासिम में करें खरीदारी 1645 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट होगा आपका 1735 और 1740 के लिए। सुबह होगी मुलाकात और उम्मीद करें कि कल सुबह फिर से एक और अच्छी गैप के साथ आपको ओपनिंग देखने को मिले। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, वो दीप ये कि सब ये मान रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग हुई तो लीडरशिप जो आएगी वो बैंकिंग शेयरों से आएगी। ये एक अच्छी बात है। इस बैंकिंग शेयरों में एक आशीष सर से भी पूछना है बैंक शेयर के बारे में। आशीष सर का फेवरेट एसबीआई। आशीष सर, क्या अच्छा लेवल है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेने के लिए? थोड़ा वेट करें। अनिल जी देखिए, लेवल तो अच्छा है, मतलब टेम्पटेशन भाव से हो रही है, लेकिन अनिल जी स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दिखा रहा। बैंकिंग स्टॉक्स, ये जो न्यूज आई है उसके चलते आपने 2-3 बैंक्स में देखा कि वो मतलब पार्टिसिपेट किया डिफरेंट रीजन से, बिकॉज ऑफ दैट न्यूज।
अदरवाइज अनिल जी बिल्कुल नहीं दिखा रहा। आज भी देखिए, आज स्टेट बैंक में जो रिवर्सल आया, बैंक ऑफ बड़ौदा में और कैन बैंक में, अनिल जी कोई भी रिवर्सल सस्टेन ही नहीं कर रहा। तो मतलब इनहेरेंट वीकनेस, मतलब आई एम ऑल्सो सरप्राइज। लेकिन अनिल जी जब चीजें टूट जाती हैं और जब फंस जाते हैं और जो अच्छे स्टॉक्स में फंस जाते हैं तो इतनी आसानी से एग्जिट नहीं मिलता। तो अनिल जी जब तक ये प्राइस एक्शन, मोमेंटम या वो जो राकेश जी कुछ टर्म्स यूज करते हैं उसमें नजर नहीं आएगा, अनिल जी अभी लेना नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज अनिल जी 540 था या 500 था या सुबह 475 था कि बहुत नीचे आ गया। ये बहुत नीचे आने के पर जो अनिल जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक में कोई शॉर्ट था, ऐसा नहीं है कि ऊपर में नहीं लिया हुआ। तो मेरा जो फंडा है, जो अपनी थ्योरी है कि अगर वीकनेस दिख रही हो तो लॉस को कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए। अनिल जी आई एम रेडी टू लेट गो मेनी अपॉर्चुनिटी जिसमें लॉस को एवरेज नहीं करना जब तक तेजी नहीं बने। तेजी बनेगी तो अनिल जी 500 में भी लेके 600 में बेच लेंगे, लेकिन अभी अनिल जी वो स्ट्रेंथ दिख नहीं रही। लेकिन हाँ, आप 2 महीने बाद कहेंगे 470 अच्छा भाव था, वो तो अनिल जी ये चीजें चलती रहती हैं। बट अभी भी मुझे ना स्टॉक स्पेसिफिक दम नहीं दिख रहा। अगर किसी को स्टेट बैंक पसंद आ रहा है, अगर किसी को कोई और चीज पसंद आ रही है, तो मैं फिर बोलूंगा कि निफ्टी का स्प्रेड बना ले। अगर बाउंस बैक आएगा, अगर कल गैप अप खुलेगा तो आपको मतलब होता है ना, चट मंगनी पट ब्याह हुआ, आपको इंडेक्स में तो मिल जाएगा, आप एग्जिट भी कर लोगे। लेकिन आपका 500 का स्टेट बैंक है, आपने 470 में ले लिया, 474 हो गया, क्या आएगी जाएगी उसके अंदर। तो अनिल जी अभी कोई ऐसा मोमेंटम नहीं दिख रहा मुझे। ओके, चलिए जब दिखे तब बताइएगा जरूर। फिलहाल स्टे अवे, ये राय है आशु जी की। आइए, नितिन जी तैयार है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। स्वागत है नितिन जी, आपका बताएं सर, क्या करेंगे? ये ट्रेडिंग बाउंस प्ले करेंगे और 17,100 की कॉल ऑप्शन जो मुझे 129 130 में मिलती है, ये अभी खरीद लेंगे हम। इसका स्टॉप लॉस हम 90 रुपए का रखेंगे और मोस्ट लाइकली आज क्लोजिंग में क्या तो 160 165 हो सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग में एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। यूएस फ्यूचर्स वगैरह भी पॉजिटिव हैं, तो उसको देखते हुए और डेटा को देखते हुए एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद लग रही है और पॉसिबल एक पॉजिटिव ओपनिंग भी हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ 17,100 की। आज का टारगेट 160-65 मिलता है तो प्रॉफिट बुक करेंगे, 90 का स्टॉप लॉस है। अगर हम कैरी फॉरवर्ड में इंटरेस्टेड हैं तो टारगेट करीब इसके 190 से 200 हो सकते हैं। ये है आपके लिए निफ्टी पर खरीदारी करने की राय, 17,100 का कॉल ऑप्शन। अच्छा, बैंक निफ्टी पर नितिन जी कोई व्यू? जी बैंक निफ्टी से ज्यादा मुझे निफ्टी स्ट्रांग लग रही है, बट वैसा है कि बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिव बाउंस आ सकता है और वो करीब 36,300 350 की तरफ हो सकता है। बट ये ट्रेडिंग बाउंस है, क्योंकि आज जब सुबह मार्केट ओपन हुई थी तो काफी ज्यादा शॉर्ट ट्रैप हो गए हैं कॉल राइटर्स, तो वो शॉर्ट कवर करेंगे, आज भी करेंगे, कल ओपनिंग में भी कवरिंग आ सकती है। तो बैंक निफ्टी एक बार 36,500 जा सकती है। बट निफ्टी इसलिए ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वहाँ पे आईटी का कंट्रीब्यूशन अच्छा आ रहा है, रिलायंस स्ट्रांग है और बैंक थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं अगर दोनों में एक बेट लेना है तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर निफ्टी पे नेकेड कॉल लेना हो। ओके, तो निफ्टी पर ज्यादा कन्विक्शन है, बट बैंक निफ्टी का भी पूरा सहारा है। और अनिल जी थोड़ी देर पहले जब आप स्ट्रैटेजी दे रहे थे तब आप यही कह रहे थे, ये जो तब ऊपर से बाजार थोड़ा हल्का भी होता है, आई थिंक मोमेंटरली नेगेटिव भी हो गए थे, और तब आपने कहा भी था फिर से खरीदिए, इंट्राडे के लिए अच्छा मौका बन सकता है इस डिप पर। वहाँ से 50 पॉइंट तो 50 पॉइंट तो आएगा, 60 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर, निफ्टी ऊपर आया है। माफी, मेरे ख्याल से 17,030-35 के आसपास था। 17, ठीक है, 17,100 150 दो टारगेट है। नितिन जी भी वही बोल रहे हैं जी, तो ट्रेल करते चले, लेते होल्ड करते चले। हाँ, और टारगेट्स आए तो नहीं आएगा मतलब वो ठीक है। आज के लिए व्यू खराब नहीं, जो नितिन जी कह रहे हैं, डेटा भी और साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी दोनों सपोर्ट करें। तो और जिनको रिस्क कम रखनी हो 3:30 बजे के आसपास 3:20 पर कर लें, अभी 3:20 में टाइम है, तब हम बता ही देंगे। बिल्कुल सर, और इनफैक्ट आज सुबह भी अगर आप सुन रहे होंगे तो 15 मिनट इंतजार के बाद फिर अनिल जी ने आपको कहा भी था कि अब खरीदारी के मौके आते हुए दिख रहे हैं। और देखिए बैंक निफ्टी के टारगेट्स भी आपको हिट होते दिखे। देख लेते हैं एक बार सुबह बैंक निफ्टी पर क्या सलाह दी गई थी। बैंक निफ्टी यस सर, डीप यहाँ पर खरीदारी करने की राय है और 35,500 का स्टॉप लॉस होगा। 36,225, 36,350, 36,425 और 36,650 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी चाहिए। और दूसरा तरीका यह है कि आप 36,400 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। 300, 400 और 500 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी कमाल करने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी में 36,300 इस वक्त लेवल है, ये हमारा जो टारगेट था 36,225 का स्पॉट लेवल का, 36,350 दूसरा था, उसके बेहद नजदीक है।
टारगेट्स भी हिट हुए और थोड़ा मुनाफा बुक करिए, फिर डिप आया, वापस डिप पर खरीदारी की रही थी और बाजार एक्शन में है। दोनों तरफ का एक्शन है, बट आज मोमेंटम आपको बढ़िया पॉजिटिव दिख रहा है। आइए कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी ली जाए एक्सपर्ट्स के साथ। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, 10 से 11 दिन के फॉल के बाद एक स्टॉक में यहां से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसका भाव चल रहा है 590 591। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रू। इसके अंदर यहां से बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक पिछले 10 से 11 दिनों की गिरावट के बाद 200 डीएमए लेवल टेस्ट किया और वहां से लोअर लेवल से आज एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। यहां से स्टॉक के अंदर ऊपर में इमीडिएटली 600 रुपए तक के लेवल और 600 का लेवल ब्रेक होता है तो 610 तक का मूव 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। 580 का स्टॉप लॉस लगा के आईसीआईसीआई प्रू में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। मेरे को लग रहा है कि यहां से एक अच्छा बाउंस बैक आईसीआईसीआई प्रू में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 600 रुपए से लेके 610 रुपए तक का मूव इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा आईसीआईसीआई प्रू के अंदर। अच्छा, ये सुमित जी, ये जो आप बता रहे कौन सा स्मार्ट मूव आने वाला है आईसीआईसीआई प्रू में, कौन सा आने वाला है ऊपर की तरफ स्मार्ट मूव? अनिल जी, स्मार्ट बाउंस बैक आ सकता है क्योंकि 10 से 11 दिन का फॉल है और 200 डीएमए लेवल टेस्ट किया है और उस टेस्ट करके लोअर लेवल से बाउंस कर रहा है, तो एक स्मार्ट बाउंस आ सकता है। ओके, बाउंस बैक स्मार्ट होता है, तो जब गिरता तब क्या होता है, उसका एडजेक्टिव क्या है? तब स्मार्ट नहीं होता अनिल जी। नहीं, वो तो हम समझ गए, उसके लिए भी तो शब्द ढूंढो। फिर कुणाल जी बताओ। अनिल जी, गिरता है तब अनिल जी वो आशु मैदान होता है अनिल जी। कुणाल जी वाकई में मौका नहीं छोड़ेंगे। नेतृत्व करने लायक है, सारे टेक्निकल और फंडामेंटल। जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं कुणाल जी, पहले मैं सोच रहा था खाली टेक्निकल एक्सपर्ट्स के संस्था के आप अध्यक्ष होंगे, अब लगता है देश के सारे एनालिस्ट की संस्था के अध्यक्ष कुणाल जी बनेंगे। गजब, वाह, अब मान गए प्रभु, बहुत बढ़िया। तो चलिए, स्मार्ट बाउंस बैक देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई प्रू में, ये राय है आपके लिए सुमित जी की। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब एक स्टॉक जिसमें स्मार्ट मूव देखने को मिल रहा है और वो है पॉलीप्लेक्स। जबरदस्त एक्शन। एक वजह तो ये कि जैन साहब को पसंद आया आज स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर, लेकिन उसके अलावा भी एक नहीं अनेक वजह हैं जिसके चलते इस स्टॉक में शानदार तेजी होती हुई दिख रही है। वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए सारे कारण जिनकी वजह से स्टॉक्स में दमदार एक्शन हुआ है। एसआईपी स्टॉक भी रहा है हमारा। डेफिनेटली अनिल जी, एसआईपी स्टॉक भी रहा है और मतलब मल्टीपल फोल्ड इसने रिटर्न दिए हैं। अगर आप सोचिए, इस एसआईपी स्टॉक में भी बड़ा डिस्कशन हुआ था, मेरे ख्याल से 1000 रुपए के आसपास दिया था। हाँ। तब ऐसा डर लग रहा था कि ये तो 800 वाला 1000 हो गया। तब एक्चुअली कई बार ये होता है कि आप अंदाज नहीं लगा पाते हैं कि स्टॉक में या मार्केट में कितनी तेजी बन सकती है, तो वो चांस लेना होता है। तो तब हमने हिम्मत किया, नहीं अच्छी क्वालिटी का स्टॉक। और इसके एक ही रीजन है दीप, मैं बताऊँ आपको जी, हर एक इन्वेस्टर को इनका एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जो बीएसई पर और एनएसई पर इन्होंने रखा है, वो जाके पढ़ना चाहिए। मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किस तरह की कंपनी में निवेश कर रहे हैं। और मुझे पता है मेरे बोलने के बाद में आप कोई नहीं पढ़ेंगे, इसलिए वरुण यहाँ बैठे हैं बताने के लिए। पढ़ के बैठे हैं। वरुण बताइए क्या क्या खास बातें। हाँ, तो अनिल जी, सबसे पहले तो अनिल जी जो कारोबार में ये है वो कारोबार फ्लरिश कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, बेसिकली ये जो पेट फिल्म है यानी कि जो पॉलिस्टर फिल्म्स बनाने का कारोबार है वो ये कंपनी करती है और टॉप दुनिया की टॉप कंपनीज में जो है वो ये कंपनी शामिल है। इनफैक्ट अगर इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखेंगे तो दुनिया की टॉप 7 जो कंपनीज है उसमें एक कंपनी जो है वो शामिल है। ये सबसे बड़ी बात है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि पैकेजिंग फिल्म्स का कारोबार जो है वो ये कंपनी करती है। काफ़ी सारी एफएमसीजी कंपनीज को ये कंपनी कैटर करती है, बाकी कंपनी को भी ये कंपनी कैटर करती है। लेकिन 2 बड़े सेक्टर्स है जो कि आगे चल के कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रह सकते हैं, क्योंकि ये जो पेट फिल्म्स है इनका इस्तेमाल दरअसल हेल्थ केयर और साथ ही साथ ईवी इंडस्ट्री में होता है। ये सबसे बड़ी बात है। इनफैक्ट कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में दिया भी है, ईवी इंडस्ट्री में इस कंपनी के प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। आप सोचेंगे पेट फिल्म्स जो कि पैकेजिंग में यूज होती है वो ईवी इंडस्ट्री में कहाँ काम आएंगी। तो बेसिकली ये जो पेट फिल्म्स होती है, जो थिन पेट फिल्म्स जिसको बोलते हैं, उनका इस्तेमाल जो बैटरी में, बेसिकली अगर आप सरल शब्दों में समझेंगे तो बैटरी जो गर्म होती है उसको कूल ऑफ करने के लिए होता है। अच्छा। और ईवी स्पेस में ये जो बैटरी का काफी बड़ा इस्तेमाल होता है। और गाड़ियों में जब ईवी ज्यादा, आप बैटरी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको आपको कूल ऑफ ज्यादा करना पड़ेगा। इसके लिए इस प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है वो होता है एनर्जी और पावर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटरी है। ठीक है, वो बैटरी जब आप लगा के चार्ज करेंगे तो बैटरी गर्म हो जाएगी। गर्म होगी। उस बैटरी को गर्म करने के लिए एक फिल्म या जो यूज होते हैं, इंसुलेटर्स भी कहते हैं इनको, जिसको ओवरऑल फिल्म लगाने में जो
मटेरियल का इस्तेमाल होता है वो पॉलीप्लेक्स बनाती है। डेफिनेटली वो पॉलीप्लेक्स बनाती है और दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है उसकी। सातवीं सबसे बड़ी कंपनी होगी इंडिया में, तो नंबर 1 ही है। मेरे ख्याल से इंडिया में तो और कोई बना भी नहीं रहा शायद, ये पहली कंपनी। हाँ वैसे तो ग्लोबली 3M बनाता है जहाँ तक ग्लोबली इंडिया में बनाने वाली, इंडिया में बनाने वाली ये है। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो इस कंपनी को मिलने वाला, बेसिकली उसको कहते हैं कि एनर्जी और पावर डेंसिटी जो है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में करने के लिए इसका यूज होता है, और बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए और उसके जो ओवरऑल लाइफ साइकिल है उसकी और सेफ्टी करने के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है वो ये कंपनी बनाती है। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अब तो हेल्थ केयर में भी ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हेल्थ केयर के जो इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी यूज़ होने लगे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा एरिया जो कि इस कंपनी को फ़ायदा होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो दरअसल नेचुरल गैस और ऑयल से कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होता है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे नेचुरल गैस और ऑयल के दाम कम होते हैं ना, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा है वो, उसका भी फायदा है। तो दोहरा फायदा। और अनिल जी तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जब देखो डिविडेंड के नाम पे कोल इंडिया को याद करते, प्राइवेट कंपनीज को याद नहीं करते। 2017 से अब तक इस कंपनी ने 320 रुपए का डिविडेंड दिया है। 2017 320 रुपए। हाँ 2017 में इस कंपनी का भाव हुआ करता था नवंबर में 530 के आसपास। यानी कि अगर आप तब से होल्ड कर रहे हैं तो आपकी होल्डिंग वैल्यू सिर्फ 200 रुपए की है, स्टॉक 1800 पे। इस तरह की होल्ड कर रहे हैं तो आपकी होल्डिंग वैल्यू सिर्फ 200 रुपए की है, स्टॉक 1800 पे। इस तरह की रिटर्न इस कंपनी ने और लगातार 5 या 6 क्वार्टर से डिविडेंड, क्वार्टरली डिविडेंड है, तो वो साल में एक बार देने में पसीना आता है ना। ये क्वार्टर, अरे गजब की कंपनी है। हाँ। जितना आप इस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे उतना प्यार करेंगे। राइट। और इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ कुछ कुछ स्टॉक्स को है ना प्राइस टारगेट पे नहीं रखना चाहिए, टाइम टारगेट पर रखना चाहिए। सही बात है। साल 2 साल 3 साल के लिए रख के छोड़ दो इनको, तभी आप बढ़िया पैसा बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मार्केट की गिरावट में लिस्ट बना के रखें जब कभी भी नीचे आए फिर से। और इसके मार्जिन्स अभी तो अनिल जी 26% के आसपास है, ये और बढ़ेंगे। ये नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगा रहे हैं जिसके लिए केपेक्स भी कर रहे हैं, और कंपनी ने खुद ने कहा है कि इसके चलते मार्जिन्स ऑलरेडी बढ़ेंगे। 2017 की मैं पढ़ रहा था इनफैक्ट फाइनेंशियल, तब 12, 13, 14% के आसपास के मार्जिन हुआ करते थे, वो बढ़ के ऑलरेडी 26% आ चुके हैं और यहाँ से और बड़ी ग्रोथ होने वाली है। और एक और चीज़ आपने बताई नहीं, जो प्रोमोटर्स की तरफ से एग्जिट होने का प्लान भी है, जिसके लिए गोल्डमैन सैक्स ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है ऑफिशियली, और उनकी तरफ से भी अब आगे इस पर जो भी अगर नए दावेदार आएंगे तो जाहिर सी बात है। इसके लिए एक और मैं बताऊँ, पार्कसंस करके एक बेंगलोर में कंपनी थी अनलिस्टेड, जो वॉरबर्ग पिनकस ने खरीदी है। अच्छा। अगर उस वैल्यूएशन पे पॉलीप्लेक्स बिके तो भाव 3 से 3,500 रुपए होता है, जबकि वो तो पार्कसन इसकी साइज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इतनी सी है बिल्कुल। और इनके 6 में से 5 प्लांट तो इंडिया के बाहर है। तब तो और सस्ता दिखने हाईएस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी में से एक है। अमेजिंग। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी कहानी पॉलीप्लेक्स की, जो वरुण ने आपको बताई कि जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक में होता दिख रहा है, दमदार रैली। ये नई ट्रिगर्स और नए ट्रिगर में सबसे बड़ा नया ट्रिगर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस कंपनी की एंट्री। आइए इसके चार्ट्स पर एक बार राय ली जाए। सचिन जी चार्ट्स देखिए, दीजिए अपनी राय 1900 पर पॉलीप्लेक्स। अनिल जी काफ़ी बड़ी वर्टिकल रैली ऑलरेडी स्टॉक में आई हुई है। इनफैक्ट मंथली चार्ट्स में जस्ट देख रहा था, वहाँ पर अगर हम RSI देखें तो लगभग अराउंड 88 के आसपास है। एंड जिस तरीके से 2007 के आसपास का डेटा है, वहाँ पर भी RSI 90 के आसपास थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे अगर करेक्टिव आता है तो करेक्टिव पे ही लेने की सलाह होगी। एज ऑफ नाउ पिछले 5 दिनों के रैली के बाद काफ़ी बड़ा उछाल आया है काउंटर में। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह में दूंगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1820 पे। एंड जिस तरीके से फिलहाल मोमेंटम है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग अराउंड 2030 तक एक्सटेंड हो सकता है, बट फ्रेश खरीदारी करने की सलाह इमीडिएट बेसिस पे नहीं होगी। 30 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें, नीचे आए तो फिर खरीदारी करें। ऐसा ही एक और स्टॉक है जिस पर भी मैं राय लूंगा। सचिन जी इसके भी चार्ट्स देखकर आप तैयार रखिएगा। सनसेरा इंजीनियरिंग हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, और यहाँ पर आज एक बड़े ब्रोकर न्यूमरा की तरफ से रिपोर्ट आती हुई दिखी, उस पर मैं आपसे राय लूंगा। चार्ट्स आप आराम से देखिए, तब तक एक बार सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताइए। 182 का अभी भाव चल रहा है अनिल जी। बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 182 रुपए का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टरबाइन, जिसका सिंबल है ट्री टरबाइन। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, और वॉल्यूम्स के साथ पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। 171 का नीचे में सपोर्ट बनेगा। 171 के स्टॉप लॉस से त्रिवेणी टरबाइन में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें।
कल का हाई स्टॉक जस्ट अभी निकालने की कोशिश कर रहा है। जैसे 185 के ऊपर ये निकलेगा तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और फिर ऊपर में 196 रुपए से लेके 205 रुपए तक का मूव त्रिवेणी टरबाइन के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्ट्रांग है, खरीदारी करें। 171 का स्टॉप लॉस, 196 से 205 रुपए तक के टारगेट इसी हफ्ते में त्रिवेणी टरबाइन के अंदर देखने को मिलने चाहिए। ओके, त्रिवेणी टरबाइन ये एक और बेहतरीन शुगर कंपनी जिसमें खरीदारी करने के लिए, आपको नाम से लग रहा होगा शुगर का क्या लेन देन है शुगर कंपनी। नहीं, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये तो इंजीनियरिंग वाली हो। त्रिवेणी इंजीनियरिंग है जिसमें शुगर है, माफ कीजिएगा। तो त्रिवेणी टरबाइन यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक और स्टॉक कौन सा, संसेरा इंजीनियरिंग, जिस पर आज न्योमुरा की तरफ से आई है रिपोर्ट और टारगेट रखा है 1150 के आसपास का। 85 1185 1185 ये है स्टॉक जहां पर बड़ा एक्शन आज हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। जो भी लिमिटेड चार्ट्स हैं जितने हैं, सचिन जी देखिए, बताइए अपनी राय। अनिल जी, लगभग 2.5 महीने के ही चार्ट्स है यहाँ पर। इनफैक्ट ये ज़्यादा डेटा नहीं होता इवैल्यूएट करने के लिए, बट फिर भी जिस तरीके से इसने एक हाल फिलहाल में एक गैप फिल किया है, मुझे लग रहा है वो एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन हुई है। तो आज के सत्र में जो इसने एक लो बनाया है 748 के आसपास, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल अगर होल्ड हो जाता है तो ऊपर लगभग अराउंड 900-920 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। सो फिलहाल तो जो भी लिमिटेड डेटा है उस बेसिस पे मुझे लग रहा है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन आज के सत्र में ही हुई है। एंड ये जो गैप फिल करने का प्रोसेस है मुझे लग रहा है वो इंटरेस्टिंग है। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 740 के आसपास एंड स्टॉक को वापस रीइवैल्यूएट करना चाहिए अराउंड 900 के आसपास। ओके, तो 900 के करीब रीइवैल्यूएट करें और भी मोमेंटम इसमें बन सकता है। संसेरा इंजीनियरिंग दमदार रिपोर्ट आज आती हुई काउंटर पर। आइए चलते हैं वागले साहब के पास। बिल्कुल वागले कमेंटर। बताएं वागले साहब। मार्केट्स होल्ड नहीं कर रहे हैं और मेरे रडार पर ग्रैन्यूल्स आया है। 300 का एक मल्टीपल सपोर्ट इसने ब्रेक किया है। 297 297.50 का करंट भाव है। यहाँ पर बेचे 302 के स्टॉप लॉस से, 302 303 के। मुझे लगता है 285 284 यहाँ से एक 10 से 12 रुपए की डाउन मूव आपको मिलनी चाहिए कल के दिन में। ये है आपके लिए ग्रेन्यूल्स पर बिकवाली की राय। क्या बात है, आज का पहला शॉर्ट कॉल है जहां तक मेरा ख्याल है। क्लोजिंग शो का सर। हाँ। क्लोजिंग सुबह तो सुमित जी और वागले साहब ने दिया था। क्लोजिंग शो का पहला शॉर्ट कॉल वागले साहब की तरफ से 302 के स्टॉप लॉस से ग्रेन्यूल्स बेचे 285 284 तक आ सकता है नीचे। पिक ऑफ द डे देना चाहते हैं कुणाल जी और राकेश जी, लेकिन उसके बाद आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे आ रहा है, पोल आ रहा है, अनुमान आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त वाला है। अगले 15 दिन से 1 महीना बाजार की चाल कैसे रहेगी। 16,000 आएगा पहले या 18,000 आएगा, गिरेगा तो कितना गिरेगा, मार्च 2020 जैसा हाल हो जाएगा या अप्रैल मई में जैसी तेजी हुई। बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं, उन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पोल के जरिए, उसके लिए इंतजार कीजिए। तब तक एक बार जल्दी से कुणाल जी और राकेश जी देखते हैं कल के लिए क्या स्टॉक आज आपको सजेस्ट कर रहे हैं। बताएं सर। अनिल जी देखिए, फार्मा कंपनी है जिस पर हमारी खरीदारी की राय है, ये पिक ऑफ द डे है। और इसमें जो तर्क हम लोग देंगे अनिल जी, आज तक हमने कभी इस लॉजिक पर स्टॉक पर रिकमेंडेशन नहीं दी है कि इस स्टॉक में एक बड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था जिसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर अगर आप एक चैनल प्लेस करें तो चैनल का ब्रेकआउट है, ग्लैंड फार्मा स्टॉक का नाम है। ग्लैंड फार्मा में खरीदारी की राय है मौजूदा स्तरों पर। इसमें जबरदस्त अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है और फार्मा कंपनीज ही हैं जहां पर आपको एक सेफ हेवन मिल रहा है। तो ग्लैंड फार्मा में खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है। नीचे में 3500 3500 का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट है 3900 और दूसरा टारगेट है 4050 4050 के दूसरे टारगेट। पहला टारगेट 3900, स्टॉप लॉस 3500। इस स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ग्लैंड फार्मा है हमारा पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे के तौर पर ग्लैंड फार्मा में करें खरीदारी। 3900 और 4050 ये 2 टारगेट होंगे बंसल जी की तरफ से आपके लिए। बंसल जी, ये 3900 और 4050 जो 2 टारगेट है, इसमें आपका वाला कौन सा है, कुणाल जी का कौन सा है?
अनिल जी ये सब कुछ कुणाल जी का ही आप माने, जो चीज BAML की कुणाल जी ने जो खा के कॉल निकाली थी अनिल जी, सेम ब्रेकफास्ट के बाद ये वाली कॉल भी निकली है। बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया ऑनेस्ट पार्टनर कुणाल जी आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। दोनों ही टारगेट 3900 4050 के आपके, जो स्टॉप लॉस वाला है 3500 का वो बंसल जी का मान लें। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो बंसल जी की जिम्मेदारी, और अगर टारगेट हिट हो तो कुणाल जी की वाहवाही। खुद बंसल जी ने, हम नहीं कह रहे हैं, बंसल जी ने कहा कि ये दोनों कुणाल जी के टारगेट स्टॉप लॉस कुणाल जी का टारगेट, फिर कुणाल जी का, बंसल जी का भी कुछ तो रहेगा ना इस कॉल में कंट्रीब्यूशन। स्टॉप लॉस वाला कंट्रीब्यूशन बंसल जी की तरफ से। आइए, लेकिन स्टॉप लॉसेस किसके कितने ट्रिगर होंगे आगे, और या फिर होंगे हासिल टारगेट, इस पर हमने करवाई है एक बेहतरीन पोल हमारे सारे एक्सपर्ट्स के बीच में बाजार के, कि अगले 2 हफ्तों से 4 हफ्तों के बीच में बाजार कैसा रह सकता है, क्या लेवल्स आ सकते हैं, करेक्शन होगा तो कहाँ तक हो सकता है। ढेर सारे जो आपके सवाल हैं मन में, वो सारे सवाल पूछे हैं आशीष चतुर्वेदी ने हमारे एक्सपर्ट्स के पूरे पैनल को। आशीष, मेगा पोल करवाया आपने? सर मेगा पोल है, ढेर सारे एक्सपर्ट्स हैं इसमें, फंडामेंटल्स भी कुछ रिक्वेस्ट हमने शामिल किया, एक्सपर्ट शामिल किए, टेक्निकल्स हैं, क्वांट्स है, डेरिवेटिव, सबसे बात की है और एक आम राय निकाल के देखी कि क्या बनती हुई नजर आ रही है। बताइए क्या क्या निकल के आया इसमें? पहला सवाल तो यही पूछा था कि यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और यहाँ पर देखें तो इंटरेस्टिंगली 54% बाजार के जानकार ये मान रहे कि 1 महीने का व्यू बनाकर रखेंगे तो जरूर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि थोड़े बहुत करेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई भी ये रूल आउट नहीं कर रहा है कि 15 दिन में अगले देखें तो थोड़ी बहुत गिरावट या करेक्शन नहीं आ सकता, लेकिन 1 महीने बाद का व्यू अगर आप देखें 1 महीने के अंदर अंदर, तो बाजार में जो है मौजूदा स्तर से आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन 28% बाजार के जानकार ऐसे भी हैं जो मान रहे कि बाजार में जो है फिलहाल एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, बेरिशनेस ज्यादा नजर आ रही है, और कोई भी जो तेजी आ रही है यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, तो 28% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि अगला 1 महीना यहाँ से अगर आप देखें तो और भी बाजार में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। और 18% बाजार के जानकार ऐसे भी हैं जो जिनका कोई मत नहीं है, उन्होंने जो है नोटा का इस्तेमाल किया और कहा कि फिलहाल बाजार में देखें तो वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है कि परफेक्ट व्यू बनाना जो है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तेजी वालों से पूछा, तेजी आएगी ठीक है, लेकिन तेजी आएगी तो कहां तक बाजार जाएगा? 17,650 यहां पर अगर आप देखें तो 17% बाजार के जानकार हैं जो मान रहे कि ये स्तर काफी अहम भी है। मंदी वाले भी जो है वो भी ये कह रहे हैं कि 17,650 के ऊपर निकलते जो बेरिश व्यू है उनका वो नेगेट होते हुए नजर आएगा। लेकिन 18,000 का जो स्तर है वो 83% बाजार के जानकार मान रहे हैं कि यहाँ पर आपको अगले 1 महीने में 18,000 का जो स्तर है निफ्टी रिक्लेम करता हुआ नजर आ सकता है। और मंदी वालों से हमने पूछा कि बाजार गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, तो यहाँ पर देखें तो 16,500 के स्तर जो है करीब 62% बाजार के जानकार बता रहे कि 16,500 एक सपोर्ट है, यहाँ पर हो सकता है कि बाजार टिक जाए। हालांकि अगर गिर गया यहाँ से तो और फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है। और 16,000 के स्तर बताने वाले भी बाजार में मौजूद है। काफी सारे जो एनालिस्ट हैं जो कौन सा डेटा देखते हैं वो मान रहे कि एक बार के लिए अगले 1 महीने के अंदर निफ्टी जो है आपको 16,000 के भी दर्शन करा सकता है, तो गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और इन सभी से हमने ये पूछा कि कौन से सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जहां पर आपको फोकस करना चाहिए अगले 1 महीने में, जहां पर आपको थोड़ा तेजी का व्यू बनाना चाहिए। तो इनमें से सबसे पहले देखें तो काफी सर्वसहमति से नाम आ रहा है मेटल्स का। मेटल्स पर सभी मान रहे कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए और मेटल्स में आपको एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। फार्मा भी सबको पसंद आ रहा है और आईटी पैक पर भी देखें तो अधिकतर जानकार जो है बुलिश है। ओके, तो पहली चीज तो ये कि नीचे की रिस्क कितनी बता रहे हैं सब लोग? सर 16,000 से नीचे कोई नहीं दिख रहा। ओके, 16,000 मैक्सिमम 16,000 है। और बीच में 16,500 के आसपास देखें तो बाजार के जानकार मान रहे कि सपोर्ट है, बाजार टिकना चाहिए। 54% क्या मान रहे हैं? 62% मान रहे हैं 16,500 वहां सपोर्ट ले लेगा, 38% मान रहे हैं 16,000 पे लेगा। करेक्ट। हाँ। और ऊपर में बताइए जरा एक बार वापस से। 17,650 17% और 18,000 83%। 18,000 आ सकता है। 18,000 1 महीने में बाजार के जानकार क्लेम कर रहे हैं कि 1 महीने का अगर आपका व्यू है तो 18,000 के दर्शन हो सकता है। इसीलिए विक्स बढ़ा है। 1000 पॉइंट नीचे 1000 पॉइंट ऊपर की रेंज बड़ी रेंज क्या है। आप कौन से कैंप में? आपसे अगर पूछे तो कौन सा कैंप आएगा? दोनों ही नहीं आएगा। दोनों नहीं आएगा, यहीं पे रहेंगे। हाँ, दोनों ही नहीं आएगा। 16,500 17,500 17,500 मतलब 17,600 गिन लो। 600 गिन लो। हाँ, 17,600 दोनों ही शायद ना आए। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो इतना बड़ा स्विंग नहीं, इतना बड़ा ऑलरेडी गिरने के बाद 17,600 17,800 बस उतना। आशु जी को पूछ ले। आशु जी कुछ कहना भी चाहते थे निफ्टी पे। जी आशु जी बोलिए सर। सर मैं तो कह रहा था ये जो 83% 18,000 वाली है, इनकी लिस्ट मिल सकती है क्या? देखो लिस्ट तो आउट होगी तो दोनों के साथ में होगी फिर। खाली उनकी थोड़ी मिलेगी लिस्ट, तो बाकी वालों की भी मिलेगी।
सर मेरी तो 28% वाले में है, सेल ऑन राइज। नहीं, ठीक बात है। तो आशीष जी का तो जवाब क्लियर ही है, पहले 16,000 पहले 18,000 के पहले। चलिए, तो ये है आपके लिए एक पोल। हमने सोचा कि बाजार में क्या लोग सोच रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो राय कुछ हद तक बटी हुई 16,500 के आसपास जो सपोर्ट है, ज़्यादातर लोग मान रहे तो 16,500 और 17,600, राइट? 17,600 ऑलमोस्ट वो ज़्यादा संभावना है, वो ज़्यादा बड़ी रहे। बट बाकी तो क्या है दीप, जिस हिसाब से फ्राइडे को 500 गिरा है, ठीक है ना, आज निचले स्तर से 300 350, तो 500 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। करेक्ट। अब पॉइंट में गिनना भी नहीं चाहिए एक्चुअली, हम पॉइंट में पोल करा चलेंगे, अब तो वैल्यू परसेंटेज की हो गई है जी। तो परसेंटेज में देखेंगे तो 500 पॉइंट क्या हुआ आपका, मुश्किल से 2.5%, हार्डली एनीथिंग। ओके, ठीक है। तो ये है हमारा बाजार का पोल, जहां पर रखनी है आपको नजर। एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं बाजार भी, रेंज में है बाजार, बट स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन इस समय है। इस बीच आशीष क्योंकि हमारे साथ हैं ही, एक और स्टॉक जहां पर आशीष कुछ रिसर्च भी करके लाए हैं, टाटा केमिकल्स। इसकी अभी हम बात भी कर रहे थे। आशीष बताइए क्यों रखनी है नजर टाटा केमिकल्स पर? दीपांशु, कंपनी जो है एक इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन जो है एक्विजिशन एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रही है। यूके की कंपनी जॉनसन मैथी, इसके लिए अगर आप देखें तो एक खरीदारी करने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कंपनी जो है यूके की है, इंटरेस्टिंगली जो है बैटरी के कंपोनेंट्स बनाती है। और ये टाटा की अगर आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखें ना कि ईवी में किस प्रकार से पूरे टाटा ग्रुप को अपना प्रेजेंस बढ़ाना है, इसके साथ पूरी तरीके से अलाइनमेंट में है, क्योंकि कंपनी जो है बैटरी के जो है कंपोनेंट्स बनाती है, कैथोड बनाती है, और इसका जो इस्तेमाल होता है ईवी में काफ़ी तौर पर होता है, क्योंकि इनकी एक खास तकनीक है जो सिर्फ ईवीज में इस्तेमाल की जाती है स्पेशल मटेरियल्स के साथ, जिसके चलते बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है और बैटरी का जो रेंज है उसमें भी एक बड़ा इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल कंपनी अपनी हिस्सेदारी इसके लिए बेचना चाहती है क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें तो हल्का सा स्लो डाउन देखा जा रहा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है और साथ में जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है, इसके चलते 11 नवंबर से लगातार जो है कंपनी एक्सप्लोर कर रही है अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए और कई सारी कंपनी से बात कर रही है। ऐसे में टाटा केमिकल्स का भी नाम जो है सीधे तौर पर सामने आ रहा है कि कंपनी भी जो है इंटरेस्टेड है यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदने के लिए। और अगर आप देखें तो कंपनी की जो प्रेजेंस है खासतौर पर जॉनसन मैथी की, उसकी यूएस में है, यूके में है, चाइना में है, अदर एशियन पार्ट्स में भी अगर आप देखें तो पकड़ काफ़ी अच्छी है। तो यानी इस एक्विजिशन से अगर टाटा केमिकल्स ये एक्विजिशन कर लेता है तो ना कि सिर्फ टाटा केमिकल्स को, टाटा मोटर्स को भी जो है इसका बड़ा फायदा JLR के माध्यम से देखने को मिलेगा। और कंपनी की खास बात यह है कि इसके वैल्यूएशंस काफ़ी ठीक ठाक है, मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, प्रेजेंस बढ़िया है। और अगर आप पाउंड्स को रुपीस में कन्वर्ट करके देखें तो करीब 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आएगा, 7,500 करोड़ की नकदी है, 14,600 करोड़ का कर्ज है और रीच और रेंज जो मैंने जैसे बताया आपको काफ़ी बढ़िया है। तो अगर ये एक्विजिशन हो जाता है तो टाटा केमिकल्स है, टाटा मोटर्स को भी जो है फायदा होगा। तो टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स दोनों को फायदा होगा। बट ईवी सेगमेंट की तरफ एक और आपको योजना बनती हुई दिख रही है टाटा केमिकल्स की तरफ से। हमने पहले भी आपके लिए हाईलाइट किया है और रखना भी जरूरी है ये स्टॉक अपने रेडार पर। अभी थोड़ी देर पहले इस पर हम चर्चा भी कर रहे थे। अच्छे मूव आपको ये दिखा रहा है। एक और केमिकल से जुड़ा स्टॉक जहां पर अच्छी मूव आ रही है, थोड़ा स्पाइक आया था, फिर से कूल ऑफ, फिर मूव आ रही है, पीआई इंडस्ट्रीज। वागले साहब फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहा है पीआई इंडस्ट्रीज, जरा इसके चार्ट पर नजर डालें। दीपांशु, स्ट्रेंथ तो है, 3,000 के ऊपर निकलेगा तो बड़ी वाली मूव आएगी। 3,150 160 के मेरे टारगेट्स होंगे, लेकिन 3,000 क्रॉस करने के बाद फिलहाल व्यू 3,000 तक का ही है। ऑन द डाउन साइड 2,900 ब्रेक होना नहीं चाहिए। सो 2,900 3,000 ये रेंज होगी स्टॉक की फॉर द नेक्स्ट 1-2 दिन का व्यू है। ओके, तो ये है आपके लिए पीआई इंडस्ट्रीज। आज केमिकल स्टॉक्स में दोनों तरफ का एक्शन आते हुए दिख रहा है, बट ये जरूर है कि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आज केमिकल्स ने आपको दिखाई है। IRCTC, सुबह इसके ऑर्डर के बारे में बात भी कर रहे थे, वीकनेस आज आई है, निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर हुआ बट कमजोर ही बना हुआ है। सचिन जी जरा IRCTC के चार्ट पर राय दें, 800 के नीचे आज जो ये गया है, कितना इंपॉर्टेंट लेवल था ये और अब क्या लेवल्स निकल कर आते हैं? दीपांशु, जिस तरीके से एक गैप डाउन हुआ था 800 लेवल के आसपास, मुझे लग रहा है वही पर्टिकुलर लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बाउंस बैक के लिहाज से। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक ही होना चाहिए। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 700-720 के आसपास के स्विंग्स बनने की भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हाई है, क्योंकि काफ़ी क्लासिक ब्रेकडाउन हुआ था वीकली चार्ट पे, एक फॉलिंग ट्री काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। सो मुझे लगता है कि अगर बाउंस बैक होता भी है तो इम्पॉर्टेंट यही होगा कि अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती
ऑन अ वीकली बेसिस, तब तक ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में दबाव ही नज़र आएगा एंड 720 705 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। ओके, तो नजर रखिए कुछ हाई बीटा काउंटर्स दोनों तरफ का एक्शन दिखाते हुए अब बाजार में आप देख रहे हैं दोनों तरफ का वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है और स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको यही मूव्स आ रही हैं, उतार चढ़ाव वाला एक्शन। तो आइए आज की क्लोजिंग से पहले क्या फाइनल स्ट्रैटेजी बना के जाएं ये जान लेते हैं अनिल जी के साथ। सर, ठीक माहौल है ग्लोबल मार्केट्स में, 125 अंक ऊपर ही यूएस फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों, डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिखेंगे। यूरोप भी सर अपनी लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाजार गिरे हैं, 0.5% ऊपर थे, 0.5% ऊपर ही हैं। कच्चा तेल 4% ऊपर है, होल्ड कर रहा है। गोल्ड में थोड़ी खरीदारी है और रुपया आज थोड़ा कमजोर हुआ है, वापस 75 के पार। डॉलर आपको जाते हुए दिखा तो थोड़ी सी वीकनेस वहां पर है, पर ये एक्सपेक्टेड था। सर बताएं क्या करना है? खरीदारी कल के लिए थोड़ी कर सकते हैं दीप। जिन लेवल पे 17,000 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं, मेंटेन हो पा रहे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा 36,000 के नीचे है, मेरे ख्याल से एवरेज क्लोजिंग देखनी होगी क्या आती है। तो लेकिन फॉर ए चेंज खरीदारी निफ्टी में करनी है। निफ्टी सुबह हमने बैंक निफ्टी का कॉल दिया था, बैंक निफ्टी का टारगेट हासिल हुआ। 17,000 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं आप। मेरे ख्याल से 175-180 रुपए के आसपास होगा। 17,000 का कॉल आप देख लीजिए एक बार निफ्टी का। यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 145-140 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस रख लीजिए। मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका दे सकता है आपको कल सुबह सुबह जो गैप मिले, इसलिए इन द मनी वाला खरीदने की राय दे रहा हूँ ताकि सुबह के गैप में आप उसको बेनिफिट ले सके। तो अभी निफ्टी चल रहा है आपका 17,055-60 के आसपास है, ठीक है ना, स्पॉट लेवल का जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे में आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है 17,000 का। 180 के आसपास लीजिए। 145 का आपका स्टॉप लॉस है। 200 ये पहला टारगेट है, यहाँ पर बेचना नहीं है, टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए, ताकि आप एक बार अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास ले आए। उसके बाद आपको जो टारगेट रखने हैं 225 और 245 के दो टारगेट के लिए आपको निफ्टी का ये कॉल ऑप्शन कल के लिए खरीदना चाहिए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि अगर कल सुबह सुबह, क्योंकि आज देखिए हम इतना खराब बंद नहीं हो रहे हैं निफ्टी में, डे लो पर नहीं बंद हो रहे हैं, तो आज वो डर कम है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का या सेल ऑर्डर पेंडिंग रह जाने का, वो कम है। तो एक आपको गैप मिल सकता है। अगर आज बचे हुए 10 मिनट में भी आपको 30-40 पॉइंट मिल जाए तो आज ही बुक कर लीजिए। आज ही बुक कर वैसा है, दोनों चीज़ें। सो ये एक काम कर सकते हैं अगर किसी को खरीदना। बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच है, न बाय का ट्रेड है न सेल का ट्रेड है। कल देखेंगे। और अगर फिर भी किसी को बना नहीं तो लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी वैसा भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि जो उम्मीद मुझे बैंक निफ्टी से थी कि तेजी की लीडरशिप आनी चाहिए वो क्लोजिंग में नहीं दिख रही। सो हमारे टारगेट तो हासिल हो चुके हैं। तो एक बार बैंक निफ्टी में मैं एक दिन और वेट एंड वॉच करना चाहता हूँ, बट निफ्टी में एक बार लिया जा सकता है, दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए राय। जहां तक अनिल जी के सवाल है, 17,000 की कॉल के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। आइए वागले साहब के पास चलते हैं। वागले का वंडर बताएं वागले साहब। दीपांशु, पहले तो मैं ये डिस्क्लोजर दे दूं कि ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी अभी दिया है। मेरा एसटीबीटी है बंधन बैंक, अभी 269 है। यहाँ पर बेचे, मुझे लगता है 271.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 261-260 तक ये स्टॉक नीचे में जा सकता है। 7 से 8 रुपए की मूव आपको कल के दिन में मिलनी चाहिए। 3 रुपए का रिस्क, 8 रुपए का रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप है। ओके, तो बंधन बैंक इस पर आपको आती हुई दिख रही है कमजोरी, और बिक वाली की राय आती वागले साहब की तरफ से। बैंक निफ्टी जैसा अनिल जी कह रहे थे कमजोर होने के आसार दिखा रहा है और ऑलरेडी 60 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है। निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर आपको दिखेगा। जय ठक्कर भी हमारे साथ हैं तैयार, और कैश का ऑप्शन। आइए चलते हैं जय के पास। बताएं जय, क्या करना है इस समय? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप खरीदे निफ्टी का 16,950 का कॉल 216 पर मिल रहा है। 216 ही मानते हैं। एंड यहाँ पे दीप आपको जो स्टॉप लॉस नीचे की तरफ प्लेस करना है, दैट कम्स टू अराउंड 171। 216 पर खरीदे, 171 पर आप स्टॉप लॉस रखिए। दीप ये जो स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट अर्ली क्लोजिंग बेसिस पर होगा कल की ट्रेडिंग सेशन में। 16,950 इसलिए भी दीप बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि 16,950 16,850 ये जो रेंज है 100 पॉइंट की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी कल मॉर्निंग के सेशन में। और ये अगर 16,950 850 के लेवल
के नीचे नहीं आता है निफ्टी, अगर इनकेस थोड़ा बहुत डिप आया भी बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी व्हाटसोएवर ग्लोबल क्यूज, तो ये रेंज अगर होल्ड कर गई तो आज जैसा बाउंस आया वैसे ही बाउंस हमें देखने मिलेगा। एंड ऊपर में 17,200 सवा 200 तक का एक बाउंस हमें देखने मिल सकता है। ये इतना ही लेवल मैं देख रहा हूँ, तो 17,050 है, 150 से 200 पॉइंट की वो बाउंस आ सकती है, प्रोवाइडेड ये 16,950 की रेंज ना तोड़े फर्स्ट आर्ली क्लोजिंग में। एंड ऊपर में जो दीपांशु इसके जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं दैट वुड बी 268, ये पहला टारगेट रहेगा दी। दूसरा जो टारगेट वो छोटा सा है 282 का है, सो 268 282 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 16,950 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का, ये वीकली एक्सपायरी का। बिल्कुल 16,950 का कॉल ऑप्शन करें खरीदे इन द मनी। 216 में 171 का स्टॉप लॉस, 268 और 282 के टारगेट के लिए बात हुई है। ये सुबह एक गैप अप मिल सकती है शुरुआती 1 घंटे में, जैसा जय भी कह रहे हैं कि उसमें आप क्योंकि बाद में प्रीमियम घटती भी चली जाती है तो उस वक्त प्रॉफिट बुक कर लें, और एक गैप से मिले तो एंजॉय करें, ये आपके लिए खरीदारी करने की राय। 17,000 का कॉल ऑप्शन अभी अभी हम भी बात कर रहे थे, तो आप जो आप कह रहे थे कि अच्छा मूव दिख सकता है, और कल के पहले 1 घंटे में भी थोड़ा जो शुरुआत में अगर आपको सुबह कई बार अच्छा एक चीज़ और भी कई बार लोगों को लगता है कि अगर हमने इन द मनी ऑप्शन खरीदा है और कई बार ऑप्शन की प्राइसेस इमीडिएटली मूव नहीं होती और आपको बड़ा गैप मिलता है, तो आप इमीडिएटली एक बार फ्यूचर्स बेच दें और बाद में आप फ्यूचर्स बेच के बाद में वो क्या कहते हैं जिसको कन्वर्ट कर लें, वो भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू उस लिहाज से ट्रेडिंग के लिहाज से, और जैसा जय भी सही बोले 17,200 17,225 के आसपास तक की जगह है एक बार, जहाँ से हमने ब्रेकडाउन दिया था 17,215 के लेवल से, तो वहाँ तक जाने की जगह बनती है। तो 15 पॉइंट और छोड़ दो पर के 17,200 के आसपास तक का व्यू एक बनता है इस पुल बैक में, वहाँ से फिर देखेंगे क्या कुछ होता है आगे। तो ये है राय आपके लिए जय की निफ्टी में 16,950 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की, जहाँ पर अच्छी रिकवरी होती दिख रही है। स्टॉक्स अभी भी काफ़ी कुछ स्टॉक्स हैं दबाव में। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो 6% आज कमजोर है, बैन में एकमात्र स्टॉक है, और बैन से बेनिफिट में आशीष ये बता रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं है। इंडिया बुल्स बैन में था, बैन में है, और कल भी बैन में बना रहेगा, था। ओके, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जरा चार्ट देखिए सुमित जी, इसका सपोर्ट कहाँ है अगला? अनिल जी, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर फिलहाल साइडवेज मूव थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, पोजीशंस होल्ड करें। 230 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, जो नीचे में सपोर्ट है 220 से लेकर 225 के आसपास का बनेगा, और इसके अंदर मोमेंटम बनेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 245 का लेवल तोड़ेगा। 245 के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा, नीचे में जो सपोर्ट है 220 225 के पास है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बैन में है, बैन में बना रहेगा। आइए जय का जैकपॉट। जय बताएं। विप्रो का 630 का कॉल ऑप्शन खरीदे आप, 21 रुपए 75 पैसे पे मिल रहा है। यहाँ पे 17 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। 28.60 एंड 31.60 ये दो टारगेट्स, इनफैक्ट ये सभी के पीछे 60 आ रहा, तो फॉर्चुनेटली अच्छा है याद रखने के लिए। 17.60 का एक स्टॉप लॉस, 28.60 31.60 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे विप्रो का 630 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे एक अच्छा डाइवर्जेंस दीप देखने मिल रहा है। इनफैक्ट आईटी में तो अच्छा एक बाउंस बैक देखने मिला ही है, बट खास कर अगर विप्रो में देखे तो इसमें एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस मुझे स्टॉक में नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा लीड कर सकता है आईटी में। 650 तक के लेवल्स में स्पॉट में आते हुए देखने मिल रहा है मुझे 1-2 दिनों में। ओके, तो विप्रो पर रखिए नजर, ये आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। 630 के कॉल पर खरीदारी करके आप यहां पर ट्रेड बना सकते हैं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ें, और जिस तरह की ओपनिंग हुई थी उस हिसाब से देखें तो ठीक ठाक क्लोजिंग ही हो रही है। हालांकि एकदम सपाट आपको बाजार दिखेंगे। इंट्राडे काफी हाई वॉलेटिलिटी रही है आज के सेशन में। निफ्टी नीचे से 350 अंक रिकवर हुआ, ऊपर से करीब 100-150 अंक फिसल कर आपको 100 अंक फिसल कर बंद होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में और ज्यादा आपको स्विंग्स देखें, करीब 900 से 1000 पॉइंट का इंटरडे स्विंग आपने यहां पर आते हुए देखा था निचले स्तरों से, अगर आप डेज हाई की रिकवरी को देखें तो। आगे थे कोटक बैंक करीब 2.5% ऊपर। इंडसइंड बैंक में भी थोड़ा ओपनिंग में एक्शन रहा, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% ऊपर बाजार को सहारा देते हुए, और आईटी स्टॉक से बाजार को सहारा आते हुए दिखा
TCS अच्छी खरीदारी 1.5%, HCL टेक्नोलॉजीज और साथ ही इन्फोसिस और टेक महिंद्रा यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन रहा, पर ब्रेथ बाजार की फेवर में नहीं थी। 35 निफ्टी के स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए देखे। BPL सबसे आगे 2.5% की गिरावट के साथ, सन फार्मा में हमने 2.5% का कूल ऑफ आते हुए देखा। इसके साथ ही हीरो मोटोकॉर्प फ्रेश 52 वीक लो पर, HDFC लिमिटेड और SBI यहाँ पर कमजोरी, ITC पर भी आपने दबाव बनते हुए देखा। साथ ही बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज, UPL, ONGC, NTPC, अदानी पोर्ट्स भी आपको कमजोर दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आए तो जबरदस्त एक्शन रहा सारे के सारे मेट्रोपोल हेल्थ केयर स्टॉक्स पर। डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस अच्छी खरीदारी, फाइजर यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देखा आपने देखा। इप्का लैब्स में खरीदारी रही, साथ ही कुछ केमिकल स्टॉक्स भी एक्शन में थे। नवीन फ्लोरीन, टाटा केमिकल्स खरीदारी दिखाते हुए। बजाज फिनसर्व यहाँ पर भी एक्शन, टाटा टाइटन यहाँ पर भी पॉजिटिविटी और परसिस्टेंट सिस्टम्स भी पॉजिटिव रहा। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में आने के बाद आज 7% नीचे, डेल्टा कॉप 7% नीचे, ग्रैन्यूल्स यहाँ पर 5% की गिरावट। IRCTC, लॉरस लैब्स, स्ट्राइड्स, बंधन, अशोक लेलैंड, औरो, ग्लेनमार्क, कैडला, वर्लपूल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, पीरामल और टाटा पावर यहाँ पर भी आपने कमजोरी बनते हुए देखी। कैश मार्केट्स में आइए और रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की बात करें। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स आज सुस्त होते हुए दिखा, 8.5% नीचे। पेटीएम नतीजे थे कमजोर, स्टॉक पर भी रिएक्शन आया, पर 4-4.5% की गिरावट के साथ ही क्लोज होते हुए दिख रहा है। टार्सन्स प्रोडक्ट्स आज ये स्टॉक 12.5% नीचे था, तो बाजार की कमजोरी में ये काउंटर भी आपको दिखते हुए दिखा है। पर ओवरऑल देखें तो कमजोर एक्शन आज जरूर स्टॉक स्पेसिफिक आपको दिखा। इंडेक्स पर आप एकदम सपाट बंद होते हुए दिख रहे हैं। अच्छी रिकवरी के बाद बाजार अपने गेन्स गिव अप करके फ्लैट क्लोज हो रहे हैं और करीब निफ्टी बैंक भी थोड़ा नीचे बंद हुए। वॉलेटाइल सेशन, जैसा अनिल जी आज आपको सुबह कह रहे थे, लेवल्स होल्ड करना जरूरी है और अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करें। BEML और रेमंड यहाँ पर आपने दमदार एक्शन देखा, 13% ऊपर BEML, सारिट कारागेस, राकेश जी, कुणाल जी के हिट, और रेमंड लगातार तेजी में आज भी 9% ऊपर सर। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार एक्शन। खराब बाजार में 9% बढ़ना अपने आप में बड़ी ताकत दिखाता है। ये आपके लिए फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी एडजस्ट होके आएगी, देखते कहाँ आनी चाहिए। ओके, हल्की सी ऊपर हो सकती है, थोड़ी सी, मतलब 17,050 के आसपास निफ्टी पर आनी चाहिए। और बैंक निफ्टी पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद 35,975 के आसपास शायद होती दिखे। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके सामने रख दिया जाए। मोबाइल पर बात करना अब महंगा हो चुका है। देश की तीनों निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ 20 से 25% बढ़ा दिए हैं। कंपनियों के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन कंज्यूमर की बोझ पर पड़ेगा इसका असर। और कुछ ही दिनों में कंपनियां एक के बाद एक तीनों ही अपने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए क्यों दरें बढ़ा रही है। क्या ये कार्टेलाइजेशन है? अगर है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर दरें बढ़ा दी वो भी ठीक है, लेकिन क्या इससे कोई सर्विस सुधरेगी, नेटवर्क सुधरेगा? कॉल ड्रॉप, फालतू के सेल्स कॉल्स, ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब लोग पैसा देने के लिए तैयार ही बैठे हैं। हाँ। या मतलब हम इतने पैसे वाले कि दुनिया भर की प्रॉपर्टी हम ही खरीद लेंगे, करेक्ट। हाँ। या पर्सनल लोन तो ऐसा मतलब कि हर वक्त चाहिए ही चाहिए, इस तरह की फीलिंग आती है। वैसे सारे जो फालतू के कॉल्स आते हैं, मैसेज तो इतने कि रोज डिलीट करते रहो, है ना। इन सब से DND का फायदा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं। DND का कोई लेना देना है। DND डिपार्टमेंट की सैलरी वेस्ट कोई मतलब नहीं है। मैंने सब DND किया और रोज मैसेज आते हैं, रोज के 50 मैसेज तो यही डिलीट करने पड़ते हैं। रोज के 50-100 कॉल ऐसी ये फालतू के। अब इस चक्कर में कभी कभी अननोन नंबर से कोई काम का फोन मिस हो जाता है। अब मुझे लगता है ये कॉल तो वही होगा। ये सब चीज़ें हैं जो हमारे सारे कस्टमर्स, हमारी नहीं, ये आप सबकी परेशानियाँ जो हम हमारे शब्दों में बयान कर रहे हैं। तो आज जानने की कोशिश ये करेंगे कि टैरिफ बढ़ने के बाद क्या कंपनी अपनी सर्विस बेहतर बनाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी पर खर्च करेगी, अच्छी कनेक्टिविटी देगी, या फिर वैसे ही चलता रहेगा, उन्हीं का फ़ायदा। महंगी कॉल सर्विस बेहाल, ओके, या तो फिर इसको राजस्थान और MP की तरह बोलना है, MP की तरह बोला जाए इसको। महंगी कॉल सर्विस बेहाल। हाँ, वहाँ काल ही होता है। इंदौर भोपाल में काल ही होता है। मैं तुझे कॉल करता हूँ, काल क्या है? बराबर ना? बिल्कुल, मैं तो रहा हूँ भोपाल में, वहाँ तो रहे हो ना, वो चलता है 100 के नोट। हाँ, 100 के नोट तो बिल्कुल। कौन है कोई इंदौर भोपाल, कहीं से किसी का कोई कनेक्शन उधर से? वैसे राजस्थान में काफ़ी जगह काल ही बोलते हैं, लेकिन इंदौर भोपाल तो एकदम इसके लिए फेमस है। सो महंगी कॉल सर्विस बेहाल, ये हमारा आज का विशेष प्रोग्राम है, मिस मत कीजिएगा। संजय कपूर साहब हैं जो एडवाइज़र हैं टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम एंड मीडिया के, उनसे हम करेंगे मुलाकात, बात। और साथ ही साथ महेश uppal साहब हैं, जाने माने टेलीकॉम एक्सपर्ट और डायरेक्टर कमफर्स्ट इंडिया के। प्रोफेसर श्रीराम खन्ना साहब हैं जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, इन सब से करेंगे हम बातचीत। आइए इसके बाद बात करेंगे मनी गुरु की।
अगर आपको पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो आप मल्टी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कम से कम 25% निवेश होना ज़रूरी है। तो क्या अभी मल्टी कैप फंड्स में पैसा लगाने का सही वक्त है, और क्या मल्टी कैप फंड में पैसे लगाने के फ़ायदे क्या हैं, इसी पर करेंगे हम खास बातचीत। HDFC के मल्टी कैप NFO की क्या खासियत है, ये नया फंड ऑफर है म्यूचुअल फंड की तरफ से जो बाजार में खुला हुआ है। शाम 6:30 बजे आप देखिएगा ज़रूर। डाइवर्सिफिकेशन की मल्टी कैप स्ट्रेटेजी, हमारे साथ होंगे HDFC म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर गोपाल अग्रवाल और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के को फाउंडर क्षितिज महाजन। इन दोनों से करेंगे हम खास बात और मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब दुनिया भर में केस मिलने शुरू हो चुके हैं, थोड़े थोड़े से ही, लेकिन सब जगह। ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए भारत समेत पूरे सारे देश एक्शन प्लान बना रहे हैं। इंडिया 360 डिग्री में हम आज आपको बताएंगे ओमिक्रॉन के बारे में अब तक आई सारी जानकारी। भारत समेत दूसरे देश इस नए वेरिएंट से निपटने का क्या क्या कदम उठा रहे हैं, एक आम आदमी को इस वेरिएंट से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो ज़रूर देखिएगा हमारा आज इंडिया 360 डिग्री में प्राइम टाइम जो हमारा आज का न्यूज़ है वो है ओमिक्रॉन पर एक्शन ऑन। ये है आज का विशेष शो, आपको देखना चाहिए। और इसके अलावा बाकी सारी खबरें तो होंगी जो आपको ध्यान में रखनी। ओके, और इस बीच जो बाजार बंद हुआ है निफ्टी का 17,053 और 35,975 एग्जैक्ट लेवल। जय कुछ कहना चाहे? जी जय बताइए। जी अनिल जी आज जो मार्केट की क्लोजिंग आई है निफ्टी की, आई मीन 17,053.95 अनिल जी, और इसकी जो आज ओपनिंग थी वो 17,055.80 थी। तो लगभग अगर आप देखें तो ओपन और क्लोज सेम ही है, आई मीन जस्ट 1.85 का पॉइंट्स का एक डिफरेंस है। जनरली जब भी ये ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हो जाती है अनिल जी, ऑलमोस्ट इतनी करीब, तो उसको हम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, और निफ्टी में वो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है। इसका सिग्निफिकेंस अनिल जी पहले तो ये है कि मार्केट इनडिसिसिव रहता है, यानी कि बुल्स एंड बेयर्स दोनों के बीच में एक जबरदस्त एक जो फाइट हमें देखने मिलती है थ्रू आउट द डे, वो तो देखने मिली, बट एक पॉज भी हो सकता है मार्केट में प्रीवियस ट्रेंड का। तो जनरली एक अप ट्रेंड में जब भी एक ऐसी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती है तो हम कहते हैं कि शायद अप ट्रेंड पॉज ले सके। तो ये डाउन ट्रेंड में बनी है लोअर एंड पे, तो इससे हम ये होप कर सकते हैं कि शायद डाउन ट्रेंड पॉज हो जाए एक आध दो सेशन के लिए। और अनिल जी एक आर्ली चार्ट्स पर भी अगर हम देखें तो एक अच्छी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आज मॉर्निंग में बनी थी। तो ये जो एक रिवर्सल पैटर्न जो दो बनी है, एक आर्ली पर एक डेली पे, उससे होप तो कर सकते हैं कि मे बी 17,200 हमें देखने मिले, प्रोवाइडेड कि आज के जो लोज है वो सस्टेन हो जाए। नहीं, आ ही जाएगा सर 17,200 तो आप बिल्कुल चिंता न करें। इनफैक्ट 17,350 तक की यात्रा भी करें तब मजा आए, तब काफी लोगों को रिलीफ मिलेगी। लेकिन फाइनली क्लोजिंग वही आई है, एग्जैक्ट 17,050 53 पर आई है और 35,975 लेवल्स आज होल्ड करें कंप्यूटर से एकदम बिल्कुल लेवल्स निकल कर आ गए। तो चलिए ये है आपके लिए हरे निशान में सेंसेक्स और निफ्टी ने की है समाप्ति और 49 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। मैच के लिए भी बहुत जल्दी से देखना है बचा हुआ समय में क्या होने वाला है। आइए जल्दी से विदा लेते हैं। कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी, सबका धन्यवाद। और किसके साथ जल्दी से बताओ, सुमित जी का भी धन्यवाद, किरण जी, सचिन जी और जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह होगी मुलाकात, वागू साहब का भी धन्यवाद।